Today I am discuss CBSE board class 10th computer applications code 165 subject computer science and IT and computer applications. So I am discuss all syllabus complete topics and details in the most important 50 MCQs question in our CBSE board students. यहाँ पे हम स्टार्ट करने वाले हैं सभी जो हमारे पूरे टॉपिक्स हैं उन्हें बेसिक से समझते हुए चलेंगे एंड लास्ट में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं कंप्यूटर एप्लीकेशंस में होते हैं। एंड यहाँ पे हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं हमें कौन कौन सी चीज़ों को पढ़ना है इसमें। तो जो हमारा पहला होगा वो नेटवर्क के कॉन्सेप्ट को पढ़ा जाएगा। कंप्यूटर एप्लीकेशन का ये जो सब्जेक्ट है उसमें नेटवर्क कंपोनेंट्स को पढ़ा जाएगा। लाइक नेटवर्क क्या होते हैं एंड उनके कंपोनेंट्स क्या हैं, वेब सर्वर्स क्या हैं एंड हाउ टू यूज़ प्रोटोकॉल्स एंड प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं। एंड उसमें सेकंड पे पढ़ा जाएगा इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट की सर्विसेज, इंटरनेट को एक्सप्लोर किया जाएगा एंड कम्युनिकेशन एप्लीकेशंस को समझा जाएगा। एंड दूसरा वेब डिज़ाइन, वेब डिज़ाइन लाइक एक फॉर्म को क्रिएट करना हमारा वेब डिज़ाइन होगा। वेब क्रिएट करना जिसके लिए मल्टीपल लैंग्वेजेस की यूज़ होती है जैसे कि HTML, CSS, बूटस्ट्रैप ETC। एंड जो फोर्थ है इंटरेक्टिविटी लाइक इम्प्लीमेंट लिंक्स एंड फॉर्म फॉर नेविगेशन एंड यूज़र डाटा कलेक्शन। एंड फिफ्थ है स्टाइलिंग, स्टाइलिंग की जब हम HTML में कोई भी फॉर्म को क्रिएट कर लेते हैं तो उसे स्टाइल देने के लिए हम वहाँ पे स्टाइलिंग का यूज़ करेंगे। एंड उसमें हम किसका यूज़ करेंगे, CSS टेक्निक का यूज़ करेंगे। एंड CSS का फुल फॉर्म क्या होता है, कास्केडिंग स्टाइल शीट, जिसका यूज़ हमेशा HTML में ही किया जाता है। CSS का जब भी यूज़ किया जाएगा वो हमेशा HTML के साथ किया जाएगा। ये दोनों हमेशा एक साथ ही यूज़ किए जाएंगे। सबसे पहले HTML के कोड को लिखा जाएगा, फिर उसके बाद CSS कोड को इसमें बिल्ड किया जाएगा। एंड CSS कोड को HTML में लिखने के मेन 3 मेथड होते हैं। पहला इनलाइन CSS, दूसरा एक्सटर्नल CSS एंड तीसरा इंटरनल CSS। जो कि मोस्टली जो यूज़ किया जाता है वो हमारा एक्सटर्नल CSS होता है, जो कि आगे मैं PDF में इंक्लूड किया हूँ चीज़ों को सिंपल वे में एंड ईजी वे में एक्सप्लेन करूँगा। एंड लास्ट है डिजिटल सिटीजनशिप, मतलब कि यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा IPR क्या होता है। IPR लाइक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। सो यहाँ पे हम सिक्योरिटी से रिलेटेड क्वेश्चन को देखेंगे। एंड यहाँ पे मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी देख लेते हैं कौन कौन से मार्क्स किस में आने वाले हैं, क्योंकि ये वीडियो वन शॉट होने वाली है जिसमें सारी चीज़ें कवर होंगी। एंड दिस इज़ अ सिंगल वीडियो इन अ CBSE क्लास 10th बोर्ड्स। इसमें सब चीज़ों को मेज़र किया गया है एंड उनके बेसिस पे पॉइंट्स को इंक्लूड किया गया है। एंड जो शुरुआत के जो क्वेश्चंस आते हैं 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरुआत में आते हैं उनको देखते हुए इसमें 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी बिल्ड किया गया है। एंड ऑल जो कंटेंट हैं जो इसके आप लिख सकते हैं समझ के, वो सब इसमें इंक्लूड किया गया है। तो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन को सबसे पहले समझ लेते हैं। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा, तो जो पहला हमारा यूनिट है इसमें मेन केवल 3 ही यूनिट है, जो कि कौन कौन सी यूनिट है। पहली यूनिट नेटवर्किंग है, दूसरी यूनिट HTML, तीसरी यूनिट साइबर एथिक्स। नेटवर्किंग से हमारा कितने मार्क्स आता है, 15 मार्क्स का नेटवर्किंग वाले टॉपिक से आता है। एंड 25 मार्क्स हमारा HTML से लाइक वेब पेज वाले से आता है। एंड 10 मार्क्स हमारा आता है साइबर एथिक्स, मतलब कि साइबर सिक्योरिटी क्या होती है, एथिक्स क्या होते हैं, हाउ टू यूज़ एथिक्स। एंड यहाँ पे अगर इन तीनों को मिलाया जाए तो हमारे टोटल जो नंबर होंगे वो हमारे 50 होंगे। एंड प्रैक्टिकल के भी 50 नंबर मिलते हैं, तो ओवरऑल 50 प्लस 50 100। तो ये जो हमारा पेपर होने वाला है वो 100 नंबर का नहीं होता बल्कि 50 नंबर का होता है, बट ओवरऑल मिला के 100 नंबर। सो यहाँ से हम अब स्टार्ट करेंगे अपने शुरू से ऑल टॉपिक्स को। एंड मैंने यहाँ पे सिलेबस को भी मेंशन करके रख दिया है कि कौन कौन सी चीज़ें में पढ़ना है, जैसे नेटवर्किंग में कौन कौन सी चीज़ों को पढ़ना है। अगर आप स्टार्टिंग से वीडियो देख रहे हो तो सब चीज़ें आसानी से समझ में आने वाली हैं, क्योंकि मैं एकदम लो लेवल से चीज़ों को हाई लेवल तक लेके जाने वाला हूँ। सो यहाँ पे जो फर्स्ट वे में पढ़ना है वो है हमारा वेब डेवलपमेंट, मतलब उसमें कौन कौन सी चीज़ें आएंगी। www को पढ़ेंगे एंड वेब सर्वर्स को पढ़ेंगे एंड वेब क्लाइंट्स क्या होता है उसे पढ़ेंगे, वेबसाइट्स क्या होती है एंड वेब पेजेस क्या होते हैं, वेब ब्राउज़र्स क्या होंगे, ब्लॉग क्या होंगे,
एंड HTML एड्रेस ईमेल्स क्या होते हैं उनके बारे में पढ़ना है। एंड सेकंड पढ़ेंगे फाइल ऑपरेशंस, फाइल में ऑपरेशन कैसे होंगे, डाउनलोडिंग। एंड थर्ड पढ़ेंगे इंटरनेट प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल लाइक अ सेट ऑफ रूल्स, जैसे ट्रांसमिट कंट्रोल प्रोटोकॉल, सिंपल मैसेज टेक्स्ट प्रोटोकॉल, पोस्ट ऑफिस पोस्ट प्रोटोकॉल, एंड हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल एंड हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। एंड फिर पढ़ने वाले हैं रिमोट एंड लॉजिक एंड 5 ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल्स, जिसमें हमारे मेन प्रोटोकॉल्स है। एंड फिर पढ़ने वाले इंफॉर्मेशन रिलेटिव्स। एंड फिर है हमारा वेब सर्विसेज, कौन कौन से हमारे वेब सर्विस होंगी। एंड उसके बाद मोबाइल टेक्नोलॉजीज लाइक SMS, MMS, 3G, 4G, 5G। सो यहाँ पे ये हमारा सिलेबस है, आप लोग सिलेबस देख लीजिएगा। बाकी फर्स्ट यूनिट को देखने के बाद हम डायरेक्ट फर्स्ट यूनिट पे मूव करते हैं। एंड यहाँ पे हमने जो फर्स्ट यूनिट में मेंशन करके रखा है, चीज़ों को सिंपल टर्म्स में एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है, जिसे आप आसानी से अंडरस्टैंडिंग करके अपने एग्ज़ाम में लिख सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं इंटरनेट वर्सेस WWW। तो इंटरनेट क्या है, अगर सिंपल टर्म्स में समझा जाए तो इंटरनेट हमारा एक नेटवर्क होता है। व्हाट इज़ इंटरनेट? इंटरनेट इज़ अ नेटवर्क। मतलब कि हमें बहुत से कंप्यूटर्स को, जैसे ये हमारे कंप्यूटर्स हो गए, मल्टीपल कंप्यूटर्स को एक साथ जोड़ना है, तो उसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे? इंटरनेट का यूज़ करेंगे। एंड इसी इंटरनेट को नेटवर्क बोला जाता है, ठीक। एंड हमारा WWW क्या होता है? तो अगर WWW को समझाया तो WWW स्टैंड फॉर वर्ल्ड वाइड वेब। WWW वर्ल्ड वाइड वेब, जिसे किसने लॉन्च किया था? टिम बर्नर ली ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हर बार ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। WWW का इन्वेंशन किसने किया? टिम बर्नर ली ने। एंड इसका मेन काम क्या होता है? तो वेबसाइट्स को क्रिएट करने के लिए, उसे सर्वर पर स्टोर करने के लिए, वहाँ से डेटा को फेच करने के लिए WWW का यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पे इसके सिंपल टर्म्स में जो मैंने मेंशन किया कि इंटरनेट क्या है, तो मैंने टेक्निकल वर्ड्स का यूज़ करके बाकी चीज़ें हिंदी में ही मेंशन की, जिसे समझने में आसानी हो। एंड यहाँ पे चीज़ें सिंपल वे में लिखा गया है कि इंटरनेट दुनिया भर का एक इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर का नेटवर्क है। जैसा कि मैंने बताया, मल्टीपल कंप्यूटर को एक साथ ऐड करना इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर कहा जाएगा। एंड हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। नेटवर्क जो होगा हमारा हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा। हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक हम वाईफाई को लगवा सकते हैं, जो कि हमारा हार्डवेयर ही होगा। हम अपने वाईफाई को जब लगाते हैं तो हमारा एक हार्डवेयर नेटवर्क डिवाइस ही होता है। एंड इंटरनेट के बिना WWW का काम नहीं करेगा। मतलब कि जब हमारे पास इंटरनेट नहीं रहेगा, अगर हमारे पास इंटरनेट नहीं है तो हम कोई भी वेबसाइट को नहीं खोल सकते। एंड यही हमारी वेबसाइट क्या होती है? वो हमारी WWW होती है, जिसका पूरा नाम होता है वर्ल्ड वाइड वेब। अब यहाँ पे वर्ल्ड वाइड वेब समझ लेते हैं। तो वर्ल्ड वाइड वेब WWW इंटरनेट पर चलने वाली एक ऐसी सर्विस है। मतलब कि WWW एक हमारी सर्विस है जो वेब पेज और वेबसाइट को एक्सेस करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। मतलब कि ये हमें वेब पेज एंड वेबसाइट को एक्सेस करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। वो हमारा कौन होगा? वर्ल्ड वाइड वेब। एंड इसमें हम कौन कौन से प्रोटोकॉल्स का यूज़ कर सकते हैं? तो हम इसमें HTTP का यूज़ करते हैं एंड HTTPS का यूज करते हैं। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। एंड अगर हमारे पास सिक्योर लगा होगा तो हमारी जो वेबसाइट होगी उसमें इस तरह से एक ताले बन के आते होंगे। एंड अगर हमारा जो सिक्योर नहीं है तो ये वाली से हमारी ओपन होगी। एंड इजी ट्रिक कर समझा जाए तो सिंपल टर्म्स में एक एनालॉजी से, तो इंटरनेट जो होता है हमारा पूरा रोड नेटवर्क, मतलब कि एक जाल होता है जो सभी चीज़ों को आपस में कनेक्ट कर सकता है। एंड WWW क्या होता है? कार रनिंग ऑन रोड। मतलब कि जो हमारा कार होता है वो हमेशा रोड पे ही चलता है, तो हमारा जो WWW है वो हमेशा इंटरनेट पे ही परफॉर्म करेगा। अगर हमारा इंटरनेट नहीं होगा तो वर्ल्ड वाइड वेब का कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा, कोई भी सर्विसेज हम एक्सेस नहीं कर सकते, कोई भी यूज़र किसी भी सर्विस को एक्सेस नहीं कर सकता। एंड इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर है और WWW उसके ऊपर चलने वाली सर्विस। तो सिंपल टर्म्स में यहाँ तक चीज़ें ईजी वे में अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। तो हम नेक्स्ट पे चलते हैं, हाउ WWW वर्क्स। मतलब कि हमारा जो वर्ल्ड वाइड वेब होता है वो वर्क कैसे करता है। तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को समझते हैं। तो सबसे पहले यूज़र जो होगा, मतलब जो हम लोग होंगे, यूज़र ब्राउज़र में URL एंटर करेगा। URL अब क्या होता है? तो जब हम सबसे पहले अपने कंप्यूटर या डेस्कटॉप पे जाते हैं, वहाँ पे कोई भी चीज़ को सर्च करते हैं, तो ऊपर जो एड्रेस लिख के आता है कि HTTPS कुछ ऐसे लिख के आता है, तो ये हमारा होता है URL। दिस इज़ ए URL। एंड URL का पूरा नाम क्या होता है?
यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। एंड ब्राउज़र रिक्वेस्ट वेब सर्वर को भेजता है, मतलब कि ये हमारा ब्राउज़र हो गया एंड ये हमारा सर्वर हो गया। ये हमारा ब्राउज़र, ये हमारा सर्वर, यहाँ बोला गया ब्राउज़र रिक्वेस्ट वेब सर्वर को भेजता है। तो यहाँ से जो हमारा ब्राउज़र होगा वो सर्वर को रिक्वेस्ट भेजेगा एंड सर्वर रिक्वेस्ट वेब पेज सर्च करता है। मतलब कि जब इसने यहाँ पे ब्राउज़र पे हम जाके किसी भी चीज़ को सर्च कर रहे हैं, लाइक हमने जिमिनी को सर्च किया, जब हमने जिमिनी को सर्च किया इस ब्राउज़र पे, तो ब्राउज़र ने डायरेक्ट सर्वर के पास एक रिक्वेस्ट भेजी कि जिमिनी को खोज के दिखाओ जो कि हमें इस ब्राउज़र पे शो हो। फिर यहाँ से रिक्वेस्ट किया गया, अब हमारा सर्वर हमें रिस्पॉन्स करेगा, यहाँ पे हमें रिस्पॉन्स करेगा। ये हमारा रिक्वेस्ट है, ई कर देता हूँ, ये रिक्वेस्ट है, ये हमारा रिस्पॉन्स है। एंड जैसे ही हमारे पास ये रिस्पॉन्स आ जाता है फिर हमें रिजल्ट प्रोवाइड हो जाता है। सो इसी तरह हमारा वर्ल्ड वाइड वेब का काम होता है। हम सिंपल टर्म्स में इसे समझते हैं, सर्वर रिक्वेस्ट वेब पेज पर सर्च करता है एंड सर्वर वेब पेज ब्राउज़र को सेंड करता है, जैसा कि मैंने बताया रिजल्ट हमें प्रोवाइड कर दिया जाएगा एंड ब्राउज़र वेब पेज रेंडर करके डिस्प्ले करता है। एंड अगर इसके फ्लो डायग्राम को समझा जाए तो सबसे पहले यूज़र होगा जो कि वेब ब्राउज़र यूज़ करेगा, जिसमें HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाएगा जो कि रिक्वेस्ट करेगा। एंड फिर वेब सर्वर, वेब ब्राउज़र जो होगा वो रिक्वेस्ट करेगा एंड वेब सर्वर जो होगा रिस्पॉन्स करेगा। एंड फिर उसके बाद हमारा वेब ब्राउज़र जो होगा वेब पेज डिस्प्ले कर देगा। सो सिंपल टर्म्स में यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होंगी। एंड एग्ज़ाम में डायग्राम पूछा जा सकता है। अब क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर की अगर बात करें तो जैसे कि www है, ठीक उसी तरह क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर भी है। तो अगर हम यहाँ पे एक नॉर्मल वे में इसे समझाना चाहें, जैसे कि हमारे ये सिंपल टर्म्स में आप लोग समझिए, ये हमारे 3 लोग हैं एंड ये हमारा सर्वर है एंड इन सभी के पास अपना अपना स्मार्टफोन्स है। तीनों ने अलग अलग चीज़ों को अपने स्मार्टफोन में सर्च किया, तो ये हमारे क्लाइंट हो गए, CLIENT, ये हमारे क्लाइंट हो गए एंड ये हमारा सर्वर हो गया। इन तीनों में से किसी ने भी, जब एक ने मान लो सर्च किया अमेज़ॉन, इसने जैसे ही अमेज़ॉन को सर्च किया तो ये डायरेक्ट सर्वर के पास भेजा, तो ये इसको रिक्वेस्ट भेजा। एंड जब सर्वर ने देखा कि यूज़र के पास से हमारे पास क्या रिक्वेस्ट आ रही है कि अमेज़ॉन को सर्च करना है, तो यहाँ पे जल्दी जल्दी सर्चिंग होके हमें आउटपुट हमारा डिस्प्ले करके रिस्पॉन्स कर दिया जाएगा, तो ये हमारा रिस्पॉन्स हो गया। सो यही जब एक क्लाइंट किसी सर्वर को कोई रिस्पॉन्स भेजता है एंड फिर सर्वर उसे रिक्वेस्ट भेजता है, तो उसे हम क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर कहते हैं। एंड यहाँ पे सिंपल वर्ड्स में भी लिखा गया है, क्लाइंट जो होता है रिक्वेस्ट भेजता है, एग्जाम्पल लाइक क्रोम, फायरफॉक्स एंड एजेस, ये सब हमारे ब्राउज़र के हैं। एंड सर्वर क्या होता है, सर्वर रिसीव करके रिस्पॉन्स करता है, जैसा कि मैंने बताया क्लाइंट जो होगा रिक्वेस्ट भेजेगा एंड सर्वर जो होगा रिक्वेस्ट को रिसीव करेगा। एंड इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं जो हमारे रिसीवर के हैं, अपाचे सर्वर, NGINX एंड IIS, एंड एक और होता है जिसका APACH अपाचे भी नाम होता है, जिसका यूज PHP में किया जाता है। एंड अगर इसके डायग्राम को देखा जाए, क्योंकि सिंपल टर्म्स में आप एग्जाम में भी इस तरह से डायग्राम बना के आ सकते हैं कि सबसे पहले क्लाइंट रहेगा एंड बीच में रिक्वेस्ट एंड फिर सर्वर, एंड यहाँ पे क्लाइंट, रिस्पॉन्स, सर्वर। की बात करें स्टैटिक एंड डायनेमिक वेब पेज, तो सबसे पहले सिंपल समझ लेते हैं स्टैटिक एंड डायनेमिक वेब पेज। दिस इज अ स्टैटिक एंड दिस इज अ डायनेमिक, ये वाला हमारा डायनेमिक है, ये वाला हमारा स्टैटिक है। स्टैटिक पेज में चीज़ें पहले से फिक्स होंगी, इसमें कोई भी चेंजेबल नहीं किया जा सकता। एंड डायनेमिक पेजेस में सिंपल वे में चीज़ों को चेंज किया जा सकता है। अगर इसका रियल लाइफ एग्जांपल देखा जाए तो जब व्हाट्सएप का पहला पेज ओपन होता है तो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं रहते हैं, वो एकदम स्थिर रहता है, उसे चेंज नहीं किया जा सकता, चाहे व्हाट्सएप को कितनी बार रिफ्रेश किया जा सके। बट जब व्हाट्सएप के अंदर घुसा जाता है उसके मैसेजेस में, तो जैसे जैसे हम टेक्स्ट को लिखते चले जाते हैं तो हमारा जो व्हाट्सएप का मैसेज वाला बॉक्स होता है वो अपने आप चेंज होता जाता है, तो वो हमारा एक डायनेमिक वेब पेज हो जाएगा। बट ये हमारा एक एप्लीकेशन के लिए एग्जांपल है, व्हाट्सएप के लिए। एंड अगर वेब पेज की बात करें तो वेब पेज, अगर डायनेमिक वाले की बात करें तो इंस्टाग्राम को हम ओपन करेंगे अपने डेस्कटॉप पे वेब के थ्रू, एंड जितनी बार उसे नीचे हम डाउन करेंगे वो हमारा रिफ्रेश होता जाएगा एंड वहाँ पे
शो होगा अलग अलग पेजेस तो वो हमारे डायनेमिक होंगे, एंड अगर कोई अलग पेज शो नहीं होगा तो वो हमारा स्टैटिक होगा। एंड स्टैटिक वेब पेज, डायनेमिक वेब पेज, सिंपल एक्सप्लेनेशन। जो हमारा स्टैटिक होगा वो सेम कंटेंट सब यूज़र को दिखाता है एंड HTML से बनता है एंड फास्ट लोडिंग होती है। स्टैटिक वेब पेज हमेशा केवल HTML लैंग्वेज से बनेगा, जो कि डायनेमिक नहीं होगा, कोई भी चेंजेबल नहीं रहेगा। स्कूल की इंफॉर्मेशन पेज। एंड डायनेमिक वेब पेज क्या होगा, कंटेंट यूज़र के हिसाब से चेंज होते रहेंगे एंड डेटाबेस यूज़ कर सकते हैं। जो डायनेमिक पेज होगा उसमें हम अपने डेटाबेस का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं इसके, फेसबुक, इंस्टाग्राम, अमेजोन। एंड इन दोनों में जो डिफरेंस होता है वो हर बार पूछा जाता है एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। तो स्टैटिक पेज एंड डायनेमिक पेज, स्टैटिक जो होता है फिक्स्ड कंटेंट रहता है, डायनेमिक जो होता है चेंजिंग कंटेंट रहता है। एंड स्टैटिक में केवल हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है एंड डायनेमिक पेजेस में हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज प्लस डेटाबेस का यूज़ किया जाता है। एंड डेटाबेस क्या होता है, तो डेटाबेस इज ए इंटररिलेटेड डेटा, जिसमें हम मल्टीपल डेटा को अपने स्टोर करके रिट्रीव करते हैं एंड मैनिपुलेट करते हैं। एंड स्टैटिक वेब पेज होता है जो कि फास्ट एक्सेस कर सकते हैं, बट डायनेमिक जो होता है वो कॉम्प्लेक्स एंड रिलेवेंटली स्लो होता है। एंड ईजी टू क्रिएट, स्टैटिक वेब पेज को सिंपल में क्रिएट कर सकते हैं क्योंकि HTML का जो कोड होता है वो काफ़ी सरल होता है एंड जो हमारे डायनेमिक पेज जब क्रिएट करते हैं उसके बैकग्राउंड में मल्टीपल कोडिंग्स करते हैं तो वो हमारे कॉम्प्लेक्स होते हैं। एंड अब हम बात करते हैं वेब ब्राउज़र कंपोनेंट्स। वेब ब्राउज़र के कौन कौन से कंपोनेंट्स हो सकते हैं, सो उसके बारे में देखने वाले हैं। तो वेब ब्राउज़र में अगर सिंपल सी बात करें तो ब्राउज़र के मेजर कंपोनेंट कौन कौन से हैं, तो पहला हो जाएगा हमारा एड्रेस बार। अब एड्रेस बार क्या होता है, जैसा कि मैंने बताया कि उसमें URL हमारा शो होता रहेगा। URL कैसा है, इस तरह से HTTPS एंड डैश डैश करके, यहाँ पे हमारा जैसे लिखा रहेगा insta.com या .in। इन होगा तो हमारा इंडिया का, कॉम होगा तो कॉमर्शियल वेबसाइट। एंड अब बैक बटन क्या होता है, तो बैक बटन सभी को पता है कि प्रीवियस पेज पर जाने के लिए हम बैक बटन का यूज़ करेंगे। एंड थर्ड है फॉरवर्ड बटन, नेक्स्ट पेज पर जाने के लिए फॉरवर्ड बटन का यूज़ करेंगे। रिफ्रेश, अपने पेज को रिफ्रेश करने के लिए इस तरह से लोडिंग होती रहती है तो हमारा रिफ्रेश बटन होगा। एंड होम बटन, मेन डायरेक्टली होम पे मूव करने के लिए होम बटन का यूज़ किया जाएगा। एंड टैब्स क्या होगा, मल्टीपल टैब्स को ओपन करने के लिए टैब का यूज़ करेंगे, मल्टीपल पेजेस को एक साथ ओपन करने के लिए टैब का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं सर्च इंजन वर्सेस ब्राउज़र। सर्च इंजन क्या होता है एंड ब्राउज़र क्या होता है। तो सर्च इंजन जो हमारा होगा वो हमारा डायरेक्टली गूगल होगा एंड जो ब्राउज़र होगा वो वेब पेजेस को ओपन करता है। ब्राउज़र में हमारे आने वाले जो एग्जांपल्स हैं, क्रोम, फायरबॉक्स, एजेस, ये सब हमारे ब्राउज़र है, ना कि ये हमारे सर्च इंजन है। बट इनके अंदर अगर हम गूगल को सर्च करते हैं फिर जाके ओपन करते हैं तो वो हमारा सर्च इंजन होगा, बट ये सब जो होंगे ये सब हमारे ब्राउज़र होंगे। एंड सर्च इंजन क्या है, तो जहाँ पे अपनी चीज़ों को फिच करते हैं, फाइंड करते हैं एंड उनके बारे में एक्सप्लोर करते हैं, वो हमारे सर्च इंजन होते हैं। इंफॉर्मेशन सर्च करता है, क्या क्या हो सकते हैं सर्च इंजन में, गूगल, बिंग, याहू। मतलब गूगल में भी सर्चिंग के लिए यूज़ किया जाता है, याहू को भी सर्चिंग के लिए यूज़ किया जाता है एंड बिंग को भी बिग डेटा के लिए यूज़ किया जाता है। एंड अब इम्पॉर्टेंट MCQs को देख लेते हैं चैप्टर 1 में, जो कि हमारे CBSE बोर्ड के क्लास 10th में हमेशा पूछा जाता है कंप्यूटर एप्लीकेशन सब्जेक्ट्स में। एंड यहाँ पे गूगल क्या है पूछ लिया जाएगा, तो गूगल हमारा एक सर्च इंजन है। एंड क्रोम क्या है, क्रोम हमारा वेब ब्राउज़र है। इसमें कंफ्यूज हो जाया जाता है कि ब्राउज़र हमारा क्या है एंड गूगल हमारा क्या है, तो गूगल सर्च इंजन है एंड क्रोम क्या है, वेब ब्राउज़र्स है। 7 की बात करें तो डोमेन नेम सिस्टम, डोमेन नेम सिस्टम लाइक DNS। अब डोमेन नेम सिस्टम क्या है, तो ये हमें एक IP एड्रेस में कन्वर्ट करता है। जो हमारे DNS डोमेन नेम को एक IP एड्रेस में कन्वर्ट करता है, मतलब कि हमारे पास लाइक इस तरह से कोई नाम पड़ा रहेगा एंड इस नेम को चेंज करके कोई IP एड्रेस दे देगा लाइक 111, तो यही हमारा होगा DNS। एंड एग्जाम्पल वगैरह यहाँ पे तो google.com का जो हमारा DNS नंबर होगा वो 142.250 एंड डॉट 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 जितने भी नंबर्स होंगे। एंड इसकी नीड हमें क्यों पड़ती है, जो हमारा DNS होता है, डोमेन नेम सर्विस एंड डोमेन नेम सर्विस सिस्टम, उसका नीड हमें क्या होता है, तो डोमेन नेम याद रख सकते हैं लेकिन IP एड्रेस याद रखना मुश्किल होता है, इसीलिए DNS ट्रांसलेशन करता है। मतलब हमें किसी भी अपने डोमेन नेम का IP एड्रेस अगर फाइंड करना है तो उसके लिए हम DNS का यूज़ करेंगे।
एंड HTTP एंड HTTPS में अंतर क्या है? तो HTTPS इसका पूरा नाम क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एंड इसका पूरा नाम है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ये जो हमारा होता है ये लेस सिक्योर होता है एंड ये हमारा मोर सिक्योर होता है। इसमें भी गेट पोस्ट पुट का यूज़ किया जाता है एंड इसमें भी गेट पोस्ट पुट ऑपरेशंस का यूज़ किया जाता है। अब इसमें देख लेते हैं चीज़ें क्या लिखी हैं। तो डेटा प्लेन टेक्स्ट में ट्रांसफ़र होता है एंड लेस सिक्योर होता है, जो कि हमारा HTTPS है। एग्जाम्पल, जब भी हम HTTP का यूज़ करेंगे तो ये हमारा होगा इस तरह से HTTP लिखा रहेगा, इसके आखिरी में S नहीं लगा रहेगा, तो हम समझ लेंगे कि हमारा सिक्योर नहीं है। एंड HTTPS को अगर देखें तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, दिस इज सिक्योर वेबसाइट के लिए यूज़ किया जाता है एंड इसमें इनक्रिप्शन कम्युनिकेशन होती है। अब इनक्रिप्शन क्या होता है तो सिंपल टर्म्स में समझ लेते हैं। हमारे पास इस तरह से कोई नाम लिखा है एंड ये हमारा एक प्लेन टेक्स्ट है, इसे हम प्लेन टेक्स्ट कहते हैं एंड यहाँ पे इनक्रिप्शन ऑपरेशन को परफॉर्म किया गया। जैसे ही इनक्रिप्शन ऑपरेशन को परफॉर्म किया गया तो ये हमारा जो नाम यहाँ पे लिखा है वो कुछ इस तरह से लिख के आ जाएगा। तो इसे अब कोई भी नहीं समझ सकता कि ये जो यूज़र ने नेम इंटर किया है वो क्या लिखा है। तो इसने इस नेम को एक इनक्रिप्ट फॉर्म में चेंज कर दिया, तो ये हमारा इनक्रिप्शन होगा। एंड जब इस फॉर्म को नॉर्मल फॉर्म में लाया जाएगा तो वो हमारा डिक्रिप्शन होगा। एंड अब यहाँ ये मोर सिक्योर होता है एंड इसमें SSL एंड TLS सर्टिफिकेट का यूज़ किया जाता है। एंड SSL का पूरा नाम क्या होता है? सर्किट सॉकेट लेयर। हम यहाँ पे इसके एग्जांपल की बात करें तो HTTPS एंड S जो होता है सिक्योर के लिए लगा रहेगा एंड बाकी website.com। तो MCQs इसमें कौन कौन से हो सकते हैं? तो एक सिंगल MCQ, सिक्योर वेब कम्युनिकेशन के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है? तो हमारा HTTPS का यूज़ किया जाता है। हाइपर लिंक क्या होता है? तो हाइपर लिंक लाइक ए सिंपल चीज़ है कि कोई भी लिंक अगर हमें मिल जाए तो वो हमारी हाइपर लिंक्स होंगी। जिस अगर हमें किसी भी अपने वेबसाइट में हाइपर लिंक को क्रिएट करना होगा तो वहाँ पे हम एंकर टैग का यूज़ करते हैं। अभी आगे बताने वाले हैं हम कि HTML क्या होगा, एंकर टैग क्या होता है। हाइपरलिंक एक क्लिकेबल टेक्स्ट या इमेज होता है जो दूसरी वेब पेज पर ले जाने के लिए यूज़ किया जाता है। मतलब कि हमारे पास एक ये पेज है एंड एक ये पेज है एंड यहाँ पे हमारे पास कोई लिंक है। इस लिंक को जैसे ही हमने क्लिक किया डायरेक्टली मूव होंगे इस वाले पेज पे, तो ये हमारा हाइपर लिंक होगा। जो दो पेजों को आपस में कनेक्शन प्रोवाइड करने के लिए यूज़ किया जाएगा वो हमारा हाइपर लिंक्स होगा। क्लिक करते ही दूसरे पेज पर मूव हो जाना है। एंड यहाँ पे इस तरह से इसके HTML के कोड को भी समझ लेते हैं। यहाँ पे एंकर टैग लगाया गया है, तो एंकर टैग का यूज़ किस लिए किया जाएगा? एंकर टैग मतलब इस ए वाले के अंदर, इसके ए के अंदर एंड इस ए को फिर क्लोज भी किया जाता है। इसके अंदर किसी भी चीज़ को अगर यहाँ पे लिखते हैं तो हमारा क्लिकेबल फॉर्म में हो जाएगा। एंड यहाँ पे हमने इसे HREF को लिखा एंड HTTPS www.google.com। एंड जब भी हम इस HTML कोड को रन करेंगे तो हमारे पास एक पेज आएगा इस तरह से एंड वहाँ पे ये हमारी वेबसाइट लिख के आ जाएगी। जैसे हम उसे इस तरह से वेबसाइट आएगी, जैसे हम इसे क्लिक करेंगे तो ये हमें गूगल के पेज पे लेके चला जाएगा। तो यही हमारा एंकर है। एंड 10 वेबसाइट्स टाइप, हमारी वेबसाइट्स कितने टाइप की होती हैं? तो वेबसाइट हमारा मल्टीपल टाइप के हो सकते हैं, जैसे पर्सनल वेबसाइट जो कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन हमारे शेयर करती है एंड एजुकेशनल वेबसाइट लर्निंग रिसोर्स प्रोवाइड करती है एंड एग्जाम्पल CBSE वेबसाइट्स एंड ई कॉमर्स वेबसाइट लाइक मीशो, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मंत्रा, ETC। ये सब हमारी जो है ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं। एंड गवर्नमेंट वेबसाइट तो सबसे बेस्ट एग्जांपल है गवर्नमेंट वेबसाइट का डिजी लॉकर एंड उमंग ऐप एंड सारथी ऐप। सो इस तरह जितने भी गवर्नमेंट के वेबसाइट्स एंड एप्लीकेशन है, क्योंकि कोई भी अगर एप्लीकेशन है तो उसका जो वेब फॉर्म है, वेबसाइट वाला क्रिएशन है वो भी बना ही होगा। जैसे यहाँ पे india.gov.in एंड cbsc.gov.in, जितना भी GOV अगर किसी वेबसाइट में लगाया तो हम समझ लेंगे वो गवर्नमेंट है। एडवांटेज ऑफ www का अगर समझते हैं कि वर्ल्ड वाइड वेब का एडवांटेज क्या है, तो ये ईजी इंफॉर्मेशन शेयरिंग करता है एंड
ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी रखता है एंड मल्टीमीडिया को सपोर्ट करता है। ऑनलाइन एजुकेशन के लिए www का यूज़ किया जाएगा एंड ई कॉमर्स को सपोर्ट करता है, ई कॉमर्स लाइक अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मंत्रा, ईटीसी। एंड इसके लिमिटेशंस कौन कौन से हैं, तो जो हमारे www के लिमिटेशन है उसमें सिक्योरिटी रिस्क होती है, क्योंकि HTTP का अगर हमने यूज़ कर दिया तो वो सिक्योर लेस हो जाएगा एंड फेक इन्फॉर्मेशन ज़्यादा मिल सकती है एंड वायरस अटैक हमेशा इस पे किए जाते हैं अगर हमने इसमें अच्छे से फायरवॉल का यूज़ नहीं किया है एंड प्राइवेसी हमारी लीक हो सकती है एंड ये हमेशा इंटरनेट डिपेंडेंसी होता है। अगर हमारे पास इंटरनेट नहीं रहेगा तो कोई भी www या कोई भी वेबसाइट को हम ऑन नहीं कर सकते, सबसे बड़ी डिपेंडेंसी यही है। एंड यहाँ पे अगर हम चैप्टर 1 के एक्स्ट्रा MCQs को देखें जो कि हमेशा इंपॉर्टेंट्स होते हैं, जो पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे इंटरनेट और www सेम होते हैं, तो ये हमारा नो होगा क्योंकि इंटरनेट हमारा एक नेटवर्क है एंड www जो हमारा है वो वर्ल्ड वाइड वेब एक वेबसाइट है। एंड DNS का फुल फॉर्म क्या होता है, DNS का हमारा फुल फॉर्म जो होगा वो डोमेन नेम सिस्टम होगा, मतलब किसी भी नेम को IP एड्रेस में चेंज करने के लिए DNS का यूज़ किया जाएगा। एंड MCQ की अगर बात करें HTTP क्या है, तो HTTP हमारा एक HTTPS है, मतलब कि इसका जो एक्सटेंड वर्जन कौन सा है, तो हमारा HTTPS है, एस का पूरा नाम है सिक्योर। नेक्स्ट पे अगर देखें तो DNS का मेन फंक्शन क्या है, DNS का जो मेन फंक्शन है डोमेन नेम को IP एड्रेस में चेंज करना, किसी भी डोमेन नेम को IP एड्रेस में चेंज करने के लिए हम DNS का यूज़ करेंगे। इस तरह से आप डायग्राम पे एग्जाम में बना सकते हो। एंड स्टैटिक वेब पेज किस लैंग्वेज में प्रीमिनरली क्रिएट होता है, तो जो हमारा स्टैटिक पेज है वो हमेशा HTML में यूज़ किया जाएगा, जो कि स्टैटिक वेब पेज के लिए हर बार यूज़ किया जाता है। तो यहाँ तक चैप्टर 1 को सिंपल वे में हमने कंप्लीट कर लिया एंड उसके बाद जो हमारा यूनिट 2 है वो HTML है, जिसमें सारी चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा। तो यहाँ तक अगर कोई भी यूनिट 2 HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन HTML, जो कि शुरुआत में यूपी CBSE बोर्ड के क्वेश्चन पेपर्स में 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहले इनको देखा जाएगा। HTML का फुल फॉर्म क्या होता है, HTML का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। सो राइट आंसर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन MCQ टाइप्स क्वेश्चन। HTML किस टाइप की लैंग्वेज है, तो HTML हमारी कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, यह हमारा एक मार्कअप लैंग्वेज है। HTML हमारा कौन सा लैंग्वेज है, ये हमारा मार्कअप लैंग्वेज है, जो कि स्टैटिक पेज को क्रिएट करता है। स्टैटिक पेज की क्रिएशन के लिए HTML का यूज़ किया जाएगा। एंड HTML डॉक्यूमेंट किस टैग से स्टार्ट होता है, अगर हमें मतलब HTML में कोई भी डॉक्यूमेंट को रेडी करना है, कोई भी फॉर्म को इस तरह क्रिएट करना है, जब हम HTML कोडिंग लिखते हैं तो सबसे ऊपर कौन सा टैग लगाया जाता है, तो सबसे पहले ऊपर हम वहाँ पे HTML टैग को सबसे ऊपर लगाते हैं एंड फिर सबसे लास्ट में इसी टैग को क्लोज कर देते हैं, इसे हम क्लोजिंग टैग करते हैं, जिसमें फर्स्ट में स्लैश लगा दिया जाएगा। एंड HTML केस सेंसिटिव नहीं होता, मतलब इसे चाहे छोटे में लिख सकते हैं चाहे बड़े में लिख सकते हैं। राइट आंसर C। MCQ 4 वेब पेज के टाइटल किस टैग में लिखे जाते हैं, तो टाइटल अगर बोला है तो टाइटल टैग में ही लिखा जाएगा। सो राइट आंसर टाइटल, यहाँ पे ये जो राइट आंसर होगा टाइटल। पैराग्राफ क्रिएट करने के लिए कौन सा टैग का यूज़ किया जाता है, मतलब कि पैराग्राफ होता है जैसे कि एक लाइन हमने यहाँ पे लिखा, फिर दूसरा लाइन यहाँ पे लिखा, तीसरा लाइन यहाँ पे लिखा, अब 2-3 लाइन को मिला के एक साथ लिखने के लिए हम पैराग्राफ टैग का यूज़ करेंगे। और पैराग्राफ टैग किससे यूज़ होता है, तो हमारे स्मॉल p या कैपिटल P, ओपन टैग एंड क्लोज टैग, फिर इसी के अंदर हम अपने पैराग्राफ को लिखते हैं। सो राइट आंसर B। एंड यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा वो B होगा। एंड लाइन ब्रेक के लिए कौन सा टैग का यूज़ किया जाता है, मतलब कि हमारे पास इस तरह से मल्टीपल पैराग्राफ लिखे हैं, इनमें से यहाँ से इसे ब्रेक करना है, तो यहाँ पे हम BR टैग का यूज़ करेंगे। BR टैग का यूज़ लाइन को ब्रेक करने के लिए किया जाता है। हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने के लिए कौन सा टैग का यूज़ किया जाता है, तो वर्टिकल लाइन इस तरह से होती है, जो भी लाइन इस तरह रहेगी कॉलम वाइज खड़े में रहेगी वो हमारी वर्टिकल लाइन रहेगी, एंड इधर की जो भी लाइनें जाती रहेंगी
इधर जितनी भी लाइनें इधर जाएंगी ये सब हमारी हॉरिजेंटल होंगी। ये लाइन हॉरिजेंटल, ये लाइन वर्टिकल। यहाँ पे क्या पूछा गया है कि हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ के लिए कौन से टैग का यूज़ किया जाएगा, तो यहाँ पे एच आर टैग का यूज़ किया जाएगा। नाम से पता लग रहा है, एच मतलब हॉरिजेंटल लाइन, ये टैग यहाँ पे लगेगा। एंड बोल्ड टेक्स्ट करने के लिए किसका यूज़ किया जाएगा, तो नॉर्मल सी चीज़ है, बोल्ड टैग अगर हमें यूज़ करना है तो उसके लिए हम बी टैग का यूज़ करेंगे। सो यहाँ पे आंसर आपको दिख रहा होगा। एंड इमेज इंसर्ट करने के लिए कौन से टैग का यूज़ किया जाता है, अगर हमें किसी भी अपने HTML में इमेज को इंसर्ट करना होगा, सबसे पहले इस तरह लिखेंगे इमेज, एंड फिर यहाँ पे SRC एंड इक्वल देके यहाँ पे अपने इमेज का पाथ देंगे, एंड ALT एंड ALT एंड फिर उसके अंदर अपने इमेज का नाम लिखेंगे। अगर हमारा इमेज बाय डिफ़ॉल्ट नहीं आता है, पाथ गलत हो जाता है, तो डायरेक्टली ये वाला पोजीशन प्रिंट हो जाएगा। सो राइट आंसर IMG। हाइपरलिंक क्रिएट करने के लिए कौन सा टैग का यूज़ किया जाता है, मतलब कि अगर हमें कोई भी हाइपरलिंक क्रिएट करना होगा, क्लिकेबल ऑप्शन को क्रिएट करना पड़ेगा। इस तरह से कोई ऑप्शन यहाँ पे आ गया www कुछ इस तरह से, तो इसको बनाने के लिए इसके बाहर कौन सा टैग लगाया जाएगा, तो एंकर टैग लगाया जाएगा, जिसे ए से डिनोट करते हैं, ओपन एंकर, क्लोज एंकर। ऑर्डर लिस्ट का टैग क्या है, अगर हमें ऑर्डर लिस्ट को क्रिएट करना है तो उसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे, तो OL का यूज़ करते हैं। सो राइट आंसर यहाँ पे OL हो जाएगा। हम देख लेते हैं इसके राइट आंसर को, ऑर्डर्ड लिस्ट। हाँ, ये हमारा OL हो जाएगा। अनऑर्डर लिस्ट में UL होगा, नाम से पता चल रहा है। अगर हमें ऑर्डर OL एंड अनऑर्डर लिस्ट बनाना है तो UL का यूज़ करेंगे। टेबल रो क्रिएट करने के लिए कौन से टैग का यूज़ किया जाता था, हॉरिजेंटल रो के लिए HR का यूज़ किया जाता था, टेबल रो के लिए TR का यूज़ किया जाएगा। सो सिंपल है, HTML में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आसानी से क्लास 10th के स्टूडेंट जो CBSE बोर्ड के हैं करके आ सकते हैं। एंड यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट एंड सब स्क्रिप्ट क्या होता है, तो सुपर स्क्रिप्ट को इस तरह हम समझ लेते हैं कि अगर हमें लिखना है 2 का स्क्वायर, तो ये जो हमने यहाँ पे स्क्वायर लिखा है वो हमारा सुपर स्क्रिप्ट हो जाएगा। एंड अगर हमें लिखना है H2O, तो जो हमने ये नीचे लिखा ये हमारा सब स्क्रिप्ट हो जाएगा। सो वही चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही हैं कि सुपर स्क्रिप्ट के लिए कौन सा टैग यूज़ किया जाता है, तो सुपर टैग यूज़ किया जाएगा। CSS का पूरा नाम क्या होता है, दिस इज सिंपल क्वेश्चन। CSS यूज HTML इंक्लूड स्टाइल डिज़ाइन एक्सेट्रा। सो यहाँ पे CSS का स्टैंड फॉर कास्केडिंग स्टाइल सीट। एंड CSS को कितने तरह से इम्प्लीमेंट किया जाता है, तो CSS को मेन 3 तरीके से, पहला इनलाइन CSS, दूसरा एक्सटर्नल CSS, तीसरा इंटरनल CSS। ये इंटरनल, ये इनलाइन एंड एक्सटर्नल, जो कि मेनली एक्सटर्नल का यूज़ किया जाता है HTML में। हम चाहें तो इसका और इसका दोनों का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ कंप्लीट बेसिक्स हम समझते हैं जितना भी हमारे क्लास 10th में, क्योंकि केवल 3 यूनिट्स ही हैं। एंड उन्हें अगर हम अच्छे से समझ लेते हैं तो हमारे लिए चीज़ें काफ़ी सरल हो जाएंगी। सो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू HTML। तो सबसे पहले मैं अपने वे में बता देता हूँ HTML। HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। एंड HTML को 1990 के अप्रॉक्स टीम बर्नर ली ने इन्वेंशन किया था। एंड HTML का यूज़ स्टैटिक वेब पेज बनाने के लिए किया जाता है। HTML में मोस्टली टैग का यूज़ किया जाता है। एंड टैग कितने टाइप के होते हैं, टैग 2 टाइप के होते हैं, एक सिंगल टैग, एक कंटेनर टैग, या इसे और नाम से भी हम बोला जा सकता है, बट यहाँ पे जो सिंपल सा वर्ड है सिंगल टैग, कंटेनर टैग, या फिर बोल सकते हैं सिंगली टैग या डबली टैग। पेयर टैग भी डबल को बोला जाता है। अब इसके डिफिनेशन को देख लेते हैं। HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज वेब पेज बनाने की स्टैंडर्ड लैंग्वेज है। दिस इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दिस इज अ मार्कअप लैंग्वेज एंड स्टैंडर्ड लैंग्वेज। HTML वेब पेज का स्ट्रक्चर क्रिएट करता है। स्ट्रक्चर लाइक इस तरह से एक डब्बे को बनाएंगे एंड उसके अंदर कितने कॉलम्स होंगे, एंड यहाँ पे नाम होगा, कहाँ पे जीमेल का बॉक्स होगा, कहाँ पे इमेज लगेंगी, उन सभी को क्रिएट करने के लिए, एक स्ट्रक्चर को बनाने के लिए HTML का यूज़ किया जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अगर देखा जाए तो HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, मैंने बताया ये एक मार्कअप लैंग्वेज है। एंड HTML मार्कअप लैंग्वेज है। सो इस तरह से चीज़ों को आप समझिए कि एग्ज़ाम में इजी वे में लिख के आ सकते हैं। मैं
समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे मोर थ्योरी को इसमें नहीं डाला है, बट की पॉइंट से आपको चीज़ें एकदम सिंपल एंड एक्सप्लेन वे में मैं करता चला जा रहा हूँ। यहाँ पे बात करते हैं क्रिएटिंग एंड सेविंग HTML डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट मतलब कि HTML के कोड को किस तरह से लिखा जाता है। तो सबसे पहले मैं नॉर्मल बता देता हूँ। हमें सबसे पहले उसकी किन चीज़ों की नीड चाहिए। तो एक हमारे पास ब्राउज़र होना चाहिए हमारे सिस्टम में, एंड दूसरा जो एक एडिटर होना चाहिए। अब एडिटर आप कुछ भी ले सकते हैं, लाइक नोटपैड एंड नोटपैड प्लस प्लस, एंड एक होता है VS कोड एंड अदर भी एडिटर आते हैं। या आप ऑनलाइन भी HTML के कोड को परफॉर्म कर सकते हैं। एंड जैसे ही हम अपने कोड को लिख लेते हैं, कोड को लिखने के बाद उसे रन किया जाता है। जैसे हम उसे रन करेंगे तो ये हमें डायरेक्ट हमारे वेब ब्राउज़र पे लेके जाके हमारे आउटपुट को शो कर देगा। एंड अगर ऑनलाइन कर रहे हैं तो सेम पेज पे ही एक साइड में हमें ऑपरेशन को परफॉर्म करके दिखा देगा HTML के रन कोड को। अब इसे देख लेते हैं इसने किस तरह बताया। तो स्टेप 1 में सबसे पहले हम नोटपैड को ओपन करेंगे, जो कि सिंपल सबके लैपटॉप में होता है। तो अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है, आप फ़ोन में भी गूगल पे जाके डायरेक्ट सर्च करेंगे HTML कंपाइलर, तो वहाँ से आप कोड को रन कर सकते हैं। सभी कोड यहाँ पे 100% सही कोड है। तो सबसे पहले नोटपैड ओपन करेंगे डेस्कटॉप वालों के लिए। सबसे पहले नोटपैड ओपन करेंगे एंड वहाँ पे ये वाले कोड को लिखेंगे। अब इस कोड को एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले HTML टैग को लिखेंगे, दिस इज़ अ रूट टैग। HTML टैग को लिखेंगे, फिर उसके बाद हेड टैग को लिखेंगे। हेड टैग को लिखने के बाद उसके अंदर टाइटल देंगे कि हमारा जो पेज बनेगा उसका टाइटल क्या होगा। तो हमारे पेज का जो पहला टाइटल होगा वो होगा माई फर्स्ट पेज। एंड फिर बॉडी के अंदर मतलब जितने भी टेक्स्ट या फिर कोई भी इमेज इमेज को लगाना है तो वो हम बॉडी के अंदर लिखेंगे। एंड बॉडी के अंदर हम क्या लिखेंगे, वेलकम टू HTML। इसका आउटपुट हमारा कुछ इस तरह से आएगा। ये हमारा पेज रहेगा एंड यहाँ पे टाइटल में जो ऊपर URL बना रहता है वहाँ पे लिखा रहेगा कि माई फर्स्ट पेज, एंड बीच में लिखा रहेगा वेलकम टू HTML। तो इस तरह से इसका कुछ आउटपुट आएगा। एंड स्टेप 3 में आपको इस कोड को लिखने के बाद, जो ये आपने कोड लिखा, इस कोड को लिखने के बाद Ctrl+S को क्लिक करेंगे तो हमारा वहाँ पे कोड सेव हो जाएगा। या फिर किसी भी नाम से हम उसे सेव कर सकते हैं। यहाँ पे बताया गया है index.html। एंड फिर ब्राउज़र में ओपन करेंगे, नोटपैड से डायरेक्ट ब्राउज़र में उसे ओपन करेंगे। एंड अगर VS कोड यूज़ कर रहे हैं तो नीचे एक इस तरह से लाइन बनी होगी या फिर रन लिखा होगा, उसे क्लिक करने पे हम डायरेक्ट अपने UC ब्राउज़र एंड माइक्रोसॉफ्ट इज पे इनडायरेक्ट हो जाएंगे। एंड वहाँ पे हमारा आउटपुट रहेगा। एंड बेसिक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML, जैसा कि मैंने ऊपर ही आपको बता दिया कि बेसिक स्ट्रक्चर इस तरह बनाया जाएगा। एंड यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो रही है, बट मैं और सिंपल बता के देता हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम में आप लिख सकते हैं। यहाँ पे HTML को सबसे पहले ओपन करना है एंड फिर HTML को क्लोज भी कर देना है, क्योंकि HTML कोड कभी भी एरर नहीं दिखाएगा। वो हमारे रन हो के वेब पेज पे हमें शो करता है क्या गलती है, मेन कंपाइलर टाइम में एरर नहीं दिखाएगा। एंड इस तरह HTML कोड लिखना एंड फिर डायरेक्ट लिख देना HEAD। हेड को लिखने के बाद इसी में हेड को बंद भी कर देना, नो मैटर HEAD। हेड को यहाँ बंद करने के बाद अब बॉडी टैग यहाँ पे लिखेंगे बॉडी, एंड यहाँ पे बॉडी टैग को बंद कर दो। अब हम कोई भी हेडिंग या पैराग्राफ दे देंगे, लाइक हमने पी आपको पैराग्राफ पढ़ाया, पी टैग को इधर लिखो एंड पी टैग को यहाँ एंड कर दो। एंड इसके अंदर मान लो मैंने लिख दिया हाय। ठीक, ये मेरा 100% कोड रनेबल है एंड 100% काम करेगा। आप इतने बड़े कोड को लिखो या फिर इतने बड़े कोड को लिखो, कोई मैटर नहीं करता, कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए एंड कोड हमारा रन होगा। एंड जो इसका आउटपुट आएगा सिंपल सा हमारा एक पेज खुला रहेगा एंड उसमें एक पैराग्राफ बन के आएगा, बस केवल हाई लिखा रहेगा। सो इतनी सिंपल है हमारे HTML की कोडिंग्स। एंड इसके यहाँ पे मीनिंग को भी समझाया गया है कि HTML जो होगा वो इंटर डॉक्यूमेंट के लिए HTML का यूज़ किया जाएगा। हेड होगा इन्फॉर्मेशन अबाउट वेब पेज, मतलब कि हेड में हम URL कैसा होगा एंड टाइटल हमारी कैसी होगी उसके लिए हम हेड का यूज़ करेंगे। एंड टाइटल क्या होगा, ब्राउज़र में टैब टाइटल, जैसा कि बताया कि उसमें कौन कौन से उसके रिसोर्सेज पड़े रहेंगे एंड टाइटल में क्या दिखाई दे रहा है, क्या नाम होगा, वो हमारा टाइटल होगा। एंड बॉडी मतलब कि हमारे वेब पेज के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी वो हमारा बॉडी होगा। यहाँ पे अगर हेडिंग टैग की बात करें तो हेडिंग टैग क्या होता है, सबसे पहले इस तरह समझ लेते हैं कि हेडिंग क्या होता है। जैसे कि ये हमने लिखा है तो ये हमारा एक
हेडिंग है। एंड HTML में जब भी हेडिंग को लिखा जाता है तो हेडिंग हमारी मेन 6 टाइप्स की होंगी। कौन कौन से? तो एक H1 हेडिंग, H2, H3, H4, H5, H6। यहाँ पे जो H1 हेडिंग होगी वो हमारी सबसे बड़ी हेडिंग रहेगी। सबसे बड़ी हेडिंग मतलब कि ये हमारा इस तरह से इतना बड़ा हेडिंग रहेगा। एंड H2 जो रहेगा वो कुछ इस तरह रहेगा। एंड H3 जो रहेगा वो कुछ इस तरह रहेगा। एंड H4 इससे छोटा। एंड H5 इससे छोटा। एंड H6 इससे छोटा। तो मेनली हम H2 एंड H3 का यूज़ करते हैं। एंड अब यहाँ पे देख लेते हैं कि H1 जो होगा सबसे लार्जेस्ट हेडिंग रहेगी। एंड H2 जो होगा वो नॉर्मल हेडिंग रहेगी। एंड H3 भी रहेगा हमारा इससे छोटा। मतलब ये सीक्वेंस इस तरह आएगा एंड इस तरह जाएगा। सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, सबसे बड़ा। एंड इम्पोर्टेंस देख लें, H1 सबसे बड़ा होता है एंड H6 सबसे छोटा होता है। पैराग्राफ टैग की बात करें तो पैराग्राफ क्या होता है? पैराग्राफ इज द कम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल्स स्मॉल वर्ड्स एंड योर कंटेंट्स। यहाँ पे इस तरह से पैराग्राफ, यहाँ पे कोड भी लिखा गया है एंड अंदर लिखा गया है दिस इज अ पैराग्राफ। जब हम इस टैग को बना के उसके अंदर इसे इंक्लूड करेंगे कि दिस इज अ माई पैराग्राफ, तो हमारा जो आउटपुट आएगा वो ओनली वेब पेज में क्या लिख के आएगा? दिस इज अ पैराग्राफ। सिंपल टर्म्स हैं, एग्जाम में भी ये सिंपल लिखी जाएंगी। एंड अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो दिमाग में भाई कुछ तो घुसेगा बोर्ड के लिए आपके। लाइन ब्रेक टैग की अगर बात करें तो लाइन ब्रेक टैग, यहाँ पे मैंने 20-25 लाइन लगातार लिखी। अब मुझे ये वाली लाइन को ब्रेक करना है तो यहाँ पे हम बी आर टैग को डायरेक्ट यूज करेंगे। ये हमारा सिंगल टैग होता है। बी आर टैग को डायरेक्टली हम जैसे ही यहाँ पे यूज़ किया तो ये 3 लाइन अलग हो गई एंड ये एक लाइन अलग हो गया। हॉरिजेंटल रूल लाइन, अब यहाँ पे हॉरिजेंटल रूल लाइन का तो मैं एग्जांपल यही है, जैसे ये हमारा एक हॉरिजेंटल रूल लाइन है। मैंने इसे वर्ड से पेज को क्रिएट किया है, पीडीएफ को क्रिएट किया है। सो यहाँ पे हॉरिजेंटल रूलर लाइन यहाँ पे भी आ रही है तो हमारा यही हॉरिजेंटल रूलर लाइन है। बट अगर हमें HTML में क्रिएट करना है तो उसके लिए हम क्या HR टैग का यूज़ करेंगे। ये सब टैग को याद रखना है, बाकी चीज़ें काफ़ी सिंपल होने वाली हैं। तो जब हमें हॉरिजेंटल रूलर लाइन को क्रिएट करना होगा HR टैग का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग में मल्टीपल टैग्स आते हैं। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। बोल्ड क्या होगा? किसी भी लेटर को बोल्ड करके लिखने के लिए, किसी भी लेटर को बोल्ड करके लिखने के लिए बोल्ड टैग का यूज़ किया जाएगा। इटैलिक, किसी भी लेटर को तिरछे में लिखने के लिए, किसी भी लेटर को तिरछे में लिखने के लिए इटैलिक का यूज़ किया जाएगा। एंड अंडरलाइन, कोई भी लेटर को नॉर्मल वे में लिख के उसके नीचे एक हॉरिजेंटल लाइन को खींचने के लिए हमारा अंडरलाइन का यूज़ किया जाएगा। एंड दिस इज सिंपल टैग्स बी, ओपन बी, क्लोज बी एंड इंटीरियर बोल्ड टेक्स्ट। एंड open italic, close italic, interior italic content, and open underline, close underline and under your underline text. नेक्स्ट है कमेंट्स इन HTML। HTML में कमेंट को किस तरह देते हैं, मतलब कि हमने HTML में ये हमारा कोड, यहाँ पे हमने मल्टीपल कोड को लिखा, बट अब यहाँ पे हमें चीज़ों को बताना है कि हम कोड को किस तरह लिखें। तो यहाँ पे हमें कमेंट देना पड़ता है। एंड कमेंट को किस तरह देंगे तो उसके लिए ग्रेटर देन एंड लेस देन, क्लोज एंड ओपन टैग की तरह लगा के एंड उसमें एक्सक्लेमेटरी मार्क्स को लगाएंगे। एंड डैश डैश करने के बाद लास्ट में भी डैश डैश लिखेंगे। अब इसके अंदर जो भी हम कोड लिखेंगे वो हमारा एक रीडेबल फॉर्म में हो जाएगा, वो हमारी कोडिंग नहीं रहेगी। तो यहाँ पे कमेंट्स का इसलिए यूज़ किया जाता है। एंड ब्राउज़र में डिस्प्ले नहीं होगा, सिर्फ प्रोग्रामर के लिए होता है, मतलब कि हम उस कोड को समझ सकें। अगर आज हम इस कोड को ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, कल अगर कोई नया प्रोग्रामर इस कोड पे अपने कोड को इम्प्लीमेंट करेगा तो उसके लिए चीज़ें काफ़ी नई होने वाली हैं। लिस्ट इन HTML, अब लिस्ट इन HTML क्या होता है? एक ऑर्डर लिस्ट होता है, एक अनऑर्डर लिस्ट। अब ऑर्डर लिस्ट क्या होता है? ऑर्डर लिस्ट को मतलब कि जिसमें 1 2 3 4 5 इस तरह से हमारे लिखे होंगे HTML CSS जावा पाइथन बूटस्ट्रैप। तो ये हमारा एक ऑर्डर लिस्ट है। एंड अगर इस तरह से बात करें डॉट 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 डॉट, तो यहाँ पे HTML जावा CSS बूटस्ट्रैप, तो ये हमारा एक अनऑर्डर लिस्ट है। यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट को अगर हमें क्रिएट करना है तो हम OL टैग का यूज़ करते हैं। ऑर्डर लिस्ट को क्रिएट करने के लिए OL टैग को ओपन करेंगे एंड फिर OL टैग को क्लोज करेंगे, उसके अंदर लिस्ट आइकन लिखेंगे।
जिसे हम LI से रिप्रेजेंट करते हैं, लिस्ट आइकन। और इसके अंदर अपने कोड्स को लिखेंगे कि हमारा कौन सा ऑप्शन आने वाला है, लाइक HTML एंड यहाँ पे CSS, यहाँ पे JS। एंड जैसे ही अब इस कोड को रन करेंगे तो हमारा आउटपुट कुछ इस तरह से आएगा कि 1 HTML, 2 CSS, 3 जावास्क्रिप्ट। अनऑर्डर लिस्ट क्या होता है, तो मतलब जिसमें कि हमारे स्ट्रक्चर वे में नहीं दिखता, सीक्वेंस में चीज़ें नहीं दिखेंगी, वो हमारा अनऑर्डर लिस्ट होगा। लाइक ABCD। अब इनको 1 2 3 4 अगर नंबर हम दे देते हैं, नंबरिंग दे देते हैं, तो ये हमारा एक ऑर्डर लिस्ट हो जाता है। बट अब हम नंबरिंग इसको नहीं देंगे, तो ये हमारा अनऑर्डर लिस्ट है। इस तरह के लिस्ट को क्रिएट करने के लिए हम अनऑर्डर लिस्ट का यूज़ करते हैं। एंड कैसे करेंगे, तो हम अनऑर्डर लिस्ट को अपने ओपन करते हैं। जब हमें अनऑर्डर लिस्ट को बनाना होगा तो यहाँ पे यूएल टैग को सबसे पहले ओपन कर लेंगे एंड फिर क्लोज कर लेंगे। एंड उसके बाद लिस्ट आइकन लगाएंगे, मतलब जिस भी चीज़ को हमें दिखाना है उसके लिस्ट आइकन लगाना पड़ेगा। LI का जो पूरा नाम क्या होगा, इम्पोर्टेंट है, लिस्ट आइकन। LI को लगाने के बाद उसके अंदर अपने कंटेंट को लिखा जाता है कि एप्पल होगा, मैंगो होगा, ऑरेंज होगा। एंड डायरेक्टली फिर ये नॉर्मल लिख के आ जाएगा, कोई भी स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं रहेगा, ना कोई नंबरिंग, ना कोई बुलेट्स। एंड अनऑर्डर लिस्ट के टाइप्स में एक आता है जिसे हम स्क्वायर कहते हैं। अनऑर्डर लिस्ट को जब हम बनाते रहते हैं तो वहाँ पे हमें नंबरिंग नहीं लिखना रहता, बट वहाँ पे हम कोई भी बुलेट्स को दे सकते हैं। लाइक ये सर्कल को दे सकते हैं, ये स्क्वायर बोला जाएगा वहाँ पे। एंड रिक्टेंगल को दिया जाएगा एंड नंबरिंग बस नहीं दी जाएगी। बाकी जितनी भी चीज़ें होंगी, एस्ट्रिक दिया जा सकता है, जैसे कि इस तरह समझ सकते हैं 1 एस्ट्रिक, 2 एस्ट्रिक, 3 एस्ट्रिक। एंड यहाँ पे एप्पल, मैंगो, बनाना। सो इस तरह से चीज़ें यहाँ पे समझी जाएंगी। एंड पॉसिबल वैल्यूज़ क्या क्या हो सकती हैं, डिस्क, सर्कल, स्क्वायर। अब डिस्क क्या होगा, तो डिस्क हमारा इस तरह से होगा। सर्कल क्या होगा, सर्कल इस तरह से होगा। एंड स्क्वायर क्या होगा, तो स्क्वायर हमारा इस तरह से। डिस्क्रिप्शन लिस्ट क्या होता है, तो डिस्क्रिप्शन लिस्ट मतलब कि जहाँ पे हमें कोड में अपने डिस्क्रिप्शन को प्रोवाइड करना हो, जितना भी चीज़ें कंटेंटेबल हो, रीडेबल हो, उन्हें पढ़ना होगा, तो वहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन लिस्ट का यूज़ करेंगे। या फिर जैसे कि हमने यहाँ पे लिख दिया FTP, तो यहाँ पे अगर हमें इसे फुल इसका डिस्क्रिप्शन देखना है, लाइक इसका हमें फुल फॉर्म देखना है, तो हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिस्ट का यूज़ करेंगे। डिस्क्रिप्शन लिस्ट का यूज़ करेंगे, ये हमें बता देगा। जैसे हम इस पर माउस लेके जाएंगे तो हमें बताएगा फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो सिंपल टर्म्स में बोला जाए कि किसी भी टेक्स्ट का फुल फॉर्म फाइंड करने के लिए डिस्क्रिप्शन लिस्ट का यूज़ किया जाएगा, जो कि यहाँ पे सिंपल कोड में भी एक्सप्लेन किया गया है कि DL, यहाँ पे DL सबसे पहले लिखेंगे डिस्क्रिप्शन लिस्ट। एंड उसके अंदर DT लिखेंगे, DT HTML, डिस्क्रिप्शन टाइप HTML। एंड डिस्क्रिप्शन डिस्क में हम हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज करेंगे। जब भी इस पे जाएंगे तो ये हमें फुल प्रेजेंट हो जाएगा। एंड इसमें से कौन कौन सी चीज़ें क्या क्या है, तो DL हमारा डिस्क्रिप्शन लिस्ट है। एंड DT डिफिनीशन टर्म है। एंड डिफिनीशन डिस्क्रिप्शन है। अब अगर फ़ॉन्ट टैग की यहाँ पे बात करें, तो फ़ॉन्ट टैग यहाँ पे कौन कौन से होंगे, तो जब भी हमें अपने स्टाइल्स को चेंज करना होगा तो फ़ॉन्ट का यूज़ किया जाएगा। एंड जैसे पेज एरियल, तो हम लोग जानते हैं कि एरियल किस टाइप से होता है, जो लैपटॉप्स चलाते होंगे उन्हें पता होगा एरियल। एंड उसकी साइज़ किस तरह से देंगे, अपने फ़ॉन्ट की साइज़ क्या देंगे, तो अपने फ़ॉन्ट की साइज़ 5 देंगे, कितना बड़ा रहेगा कितना छोटा। फ़ॉन्ट का कलर क्या रहेगा, तो फ़ॉन्ट का हमारा कलर रेड रहेगा, जैसा कि मैं भी इस टाइप समय दिख रहा हूँ। एंड आउटपुट क्या, हेलो। तो हेलो का जो हमारा साइज होगा 5 होगा और कलर रेड होगा। इसको एट्रीब्यूट यूज़ किया जाएंगे। फॉन्ट में हमारे मेन 3 एट्रीब्यूट्स यूज़ किए जाते हैं। एक तो फॉन्ट के साइज को चेंज करने के लिए, दूसरा फॉन्ट के स्टाइल को चेंज करने के लिए, एंड एक फॉन्ट के साइज को चेंज करने के लिए, एंड थर्ड फॉन्ट के कलर्स को चेंज करने के लिए। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टैग इन इमेज टैग। अगर हमारे पास इस तरह से कोई फॉर्म है एंड उसमें हमें बैकग्राउंड में या फिर यहाँ पे कोई भी इमेज को लगाना है, तो उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें देनी पड़ेगी,
उसका पाथ देना पड़ेगा, साइज देना पड़ेगा, हाइट देना पड़ेगा, विड्थ देना पड़ेगा एंड अल्टरनेट देना पड़ेगा। तो सबसे पहले इमेज टैग को लगा देते हैं। इमेज टैग को लगाने के बाद एस आर सी मतलब उसका पाथ होगा, आपकी इमेज कहाँ पे रखी गई है, एंड विड्थ कितना चौड़ा होगा हमारे इमेज का साइज, वो हमारा विड्थ होगा, एंड हाइट कितना लंबा होगा हमारा इमेज का साइज, एंड ALT फ्लावर। मान लो हमारे इस पाथ पे इमेज नहीं मिलता तो अल्टरनेटिव क्या दिखाएगा, फ्लावर, केवल टेक्स्ट में लिख के फ्लावर दिखाएगा। एंड यहाँ पे अब इसके एट्रीब्यूट्स को भी समझ लेते हैं कि SRC मतलब इमेज की लोकेशन, विड्थ हमारे विड्थ दिखाएगा, हाइट हाइट दिखाएगा, एंड ALT अल्टरनेट टेक्स्ट शो करेगा। एंड सुपर स्क्रिप्ट एंड सब स्क्रिप्ट मैं तो नॉर्मली फिर से एक बार यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर सुपर स्क्रिप्ट यहाँ पे इस तरह से ऊपर लिखना है तो सुपर स्क्रिप्ट, एंड नीचे लिखना है तो सब स्क्रिप्ट, एंड दोनों का कोड सिमिलर है। जैसे कि हमें सबसे आगे एक्स लिखना है तो हमने एक्स लिखा, एंड उसके अंदर लिख दिया सूप 2, एंड सुपर स्क्रिप्ट को बंद कर दिया। अब यहाँ पे जब भी इसका आउटपुट रन होगा तो ये इस तरह से आएगा। एंड यहाँ पे अगर हम सुपर लिखें एंड यहाँ पे जब सब लिख दें, पी को हटा के बी कर दें, तो अब ये जो हमारा 2 है वो यहाँ नहीं रहेगा, हमारा 2 नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट सिंपल्स है। हाइपरलिंक्स मतलब क्लिकेबल लिंक क्रिएट करने के लिए हाइपरलिंक्स का यूज़ किया जाएगा, एंड हाइपरलिंक को बनाने के लिए एंकर टैग का यूज़ किया जाएगा। क्योंकि यहाँ पे लग के रखा है कि एंकर टैग ओपन, एंकर टैग एंड HREF मतलब कि कौन से हमें लिंक को देना है जो डायरेक्टली ओपन हो जाए, क्लिक करने पर डायरेक्ट गूगल ओपन होगा। सो ये चीज़ें सिंपल है। एंड जैसे ईमेल लिंक अगर हमें ओपन करना है तो हमने एंकर टैग को लगाया एंड HREF को लिख के असाइनमेंट ऑपरेटर लिख के डबल कोट्स के अंदर जो हमारी ईमेल का लिंक है उसे यहाँ पे डाल दिया। अब जैसे ही हम कोड को रन करके ईमेल के लिंक पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली हमें उस ईमेल वाले पेज पे लेके चला जाएगा। हम इसी तरह यूट्यूब एंड कोई भी URL को कॉपी करके एंकर टैग के अंदर HREF के अंदर लिख सकते हैं। एंड इसमें कौन कौन से एट्रीब्यूट्स होते हैं, तो इसमें एक टारगेट एट्रीब्यूट होता है, मतलब कि ये टारगेट जब भी हम यूज़ करेंगे तो वो ब्लैंक होगा, ओपन करने के लिए हम टारगेट का यूज़ करेंगे। एंड बाकी ये हमारा इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, टैब्स की अगर हम बात करें, टेबल्स इन HTML, अगर हमें HTML में कोई भी टेबल को क्रिएट करना पड़ेगा तो हम यहाँ पे HTML में TD टैग एंड टेबल टैग का यूज़ करेंगे। टेबल क्या होता है, तो टेबल इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम्स। टेबल इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम्स। यहाँ पे नेम हो गया, एज हो गया, क्लास हो गया, एंड इनके अंदर सब चीज़ों को लिखना है तो वो हमारे टेबल्स हो जाएंगे। जैसे कि टेबल बॉर्डर इक्वल टू 1 इक्वल इक्वल इक्वल, एंड TR क्या है, तुम्हारा TR जो होगा वो रो होगा, एंड TH नेम एंड TH क्लास, एंड TR जो हमारा होगा वो रो होगा। एंड फिर से हमने TR को लगाया, एंड फिर से TD मतलब कि डेटा सेल, कौन सा हमारा डेटा सेल होगा, कौन से डेटा सेल में हमारा राहुल आएगा। डेटा सेल मतलब ये हमारा एक डेटा सेल होगा, एंड उसमें हमारा कौन आएंगे, राहुल आएंगे। एंड फिर एक और डेटा सेल में कौन आएगा, 10 आएगा। तो इस तरह से हम टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। एंड इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे है कि टेबल टेबल क्रिएट के लिए, एंड TR रो क्रिएट के लिए, TH हेडिंग के लिए मतलब ऊपर क्या हेडिंग हमें देना है, एंड डाटा सेल बीच के अंदर हमें क्या लिखना है। एंड अब यहाँ पे अगर रो स्पेन की अगर बात करें कि अगर हमारे पास इस तरह से दो रो हैं, एक रो ये है एंड एक रो ये है, यहाँ इस तरह भी बोल सकते हैं, थोड़ा मैं कंफ्यूज हूँ। इन दोनों रो को ऐड करने के लिए, इन दोनों रो को ऐड्स करने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, रो स्पेन का। कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, इन दोनों रोज को कनेक्ट करने के लिए हम रो स्पेन का यूज़ करेंगे। जैसे TD रो स्पेन 2 मतलब दो वाले दूसरे वाले हमें रो को ऐड करना है, तो TD रो स्पेन 2 दो रो को मर्ज करने के लिए। अब कॉल स्पेन दो कॉलम को मर्ज करने के लिए, मतलब वहाँ पे हमारे पास दो रो जो थे उन्हें ऐड करने के लिए। इस तरह से हमारे पास रो होंगे, इन दोनों रो को मर्ज करने के लिए जोड़ के एक बड़ा सा, जब हमें
रो बनाना होगा तो उसके लिए हम कॉल रो स्पैन का यूज़ करेंगे। एंड अगर हमारे पास इस तरह से कॉलम है एंड जब इन दोनों को हमें ऐड करके केवल एक ही बनाना होगा तो उसके लिए हम कॉल स्पैन का यूज़ करेंगे। तो चीज़ें बहुत सिंपल है, बस समझने वाली बात है। अब HTML फॉर्म की बात करें कि हम HTML फॉर्म बनाते हैं तो कौन कौन सी चीज़ें लगती हैं। सो यहाँ पे एक नॉर्मल HTML फॉर्म को इस तरह समझ लेते हैं कि हमने यहाँ पे एक ड्रॉ किया नॉर्मल एंड इसमें सबसे पहले ऊपर क्या होगा, तो नेम होगा एंड क्लास, सब्जेक्ट, एज, मोबाइल नंबर, फादर नेम, मदर नेम एंड डेट एंड इमेज, इस तरह से एंड यहाँ पे सेव बटन। सो इस तरह से हमारा फॉर्म कुछ बनता है स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। एंड अगर इसी तरह हमें स्टूडेंट्स के इमेज को बना मतलब स्टूडेंट के ईमेल को बनाना है तो हम वहाँ पे किस तरह से लिखेंगे, हम करेंगे कि एक हमारा ऐसे बन गया एंड यहाँ पे ईमेल एंड पासवर्ड सेव, ये भी हमारा बन सकता है। यहाँ पे हो जाएगा ईमेल एंड ये हमारा पासवर्ड, ये सेव। तो फॉर्म को मल्टीपल टाइप से क्रिएट कर सकते हैं। अब फॉर्म में कौन कौन से एट्रीब्यूट्स यूज़ होते हैं उन्हें हम देख लेते हैं। सबसे पहले टेक्स्ट बॉक्स, हम सबसे पहले टेक्स्ट बॉक्स को क्रिएट करते हैं। उसके क्रिएट करने के लिए हमारे पास इनपुट टाइप टेक्स्ट होना चाहिए, मतलब कि एक इस तरह से टेक्स्ट बन के आएगा जिसमें केवल टेक्स्ट को ही लिख सकते हैं। ओनली उस बॉक्स में केवल टेक्स्ट को लिखेंगे, लाइक नेम एंड पासवर्ड। जब हमें पासवर्ड को लिखना होगा तो इनपुट टाइप पासवर्ड कर देंगे तो उस बॉक्स में केवल पासवर्ड को ही लिखा जाएगा। एंड रेडियो बटन अगर बनाना होगा तो सिर्फ एक ऑप्शन को सिलेक्ट करने के लिए, मतलब कि हमारे पास इस तरह से ऑप्शन होते हैं कि ये मेल है ये फीमेल है, तो वहाँ पे हम एक ही चीज़ हो सकते हैं। तो या तो हम मेल पे क्रिएट करेंगे या फीमेल पे क्रिएट करेंगे, उसके लिए हमारा रेडियो बटन का यूज़ किया जाएगा। इसके लिए इनपुट लिखेंगे एंड टाइप रेडियो एंड इस तरह से हम अपने ऑप्शन क्रिएट कर देंगे। चेक बॉक्स क्या होगा, मल्टीपल ऑप्शन को क्लिक करने के लिए, जैसे मैन, फीमेल एंड टी। सो यहाँ पे हम तीनों को अगर हमें क्लिक करना है तो हम चेक बॉक्स का वहाँ पे यूज़ कर लेंगे। यहाँ पे लिखा भी है मल्टीपल ऑप्शन को सिलेक्ट करने के लिए हम चेक बॉक्स का यूज़ करते हैं। लिस्ट कॉम्बो बॉक्स, तो लिस्ट मैंने आपको बताया किस तरह से लिस्ट को क्रिएट किया जाता है, बट यहाँ पे अगर हमें फॉर्म में क्रिएट करना है तो ड्रॉप डाउन लिस्ट उसे बोला जाता है। वहाँ पे सबसे पहले ऊपर लिखेंगे सेलेक्ट एंड ऑप्शन HTML CSS। हमारे पास इस तरह से एक लिस्ट आएगी एंड यहाँ पे एक एरो होगा। जब इस एरो को आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से ओपन होके लिखेगा HTML एंड CSS। इनमें से कोई एक को क्लिक करना पड़ेगा, वो हमारा ड्रॉप डाउन होगा। जो नीचे की तरह खुलेगा वो हमारा ड्रॉप डाउन। एंड IDEO इन HTML मतलब कि IDEO को लगाने के लिए, अगर हमें किसी भी IDEO को लगाना है तो HTML का वहाँ पे यूज़ किया जाएगा। IDEO टैग को लगा के कंट्रोल ऑपरेशन किया जाएगा एंड सोर्स SRC, यहाँ पे हम पाथ देंगे अपने IDEO का एंड IDEO टैग को एंड कर देंगे। फिर यहाँ पे IDEO को प्ले कर सकते हैं अपने फॉर्म में ही। अब वीडियो का अगर लगाना है तो वीडियो टैग का यूज़ करेंगे एंड विड्थ देंगे 300, मतलब हमारी वीडियो कितनी बड़ी होनी चाहिए, कितने एरिया में लगना चाहिए एंड कंट्रोल्स लगा देंगे। एंड फिर सोर्स मतलब कि हमारा पाथ होगा, पाथ हमारा क्या होगा, कहाँ पे हमारा वीडियो रखा है उस लिंक को कॉपी करके अपने फॉर्म में लाके पेस्ट कर देंगे एंड फिर वीडियो को एम्बेड कर देंगे, मतलब ऐड कर देंगे। एंड अब हम यहाँ पे देखते हैं इंट्रोडक्शन टू CSS। CSS क्या होता है, तो CSS कास्केडिंग स्टाइल से होता है। वेब पेज को अट्रैक्टिव बनाने के लिए CSS का यूज़ किया जाएगा। एंड HTML स्ट्रक्चर देता है, CSS डिज़ाइन देता है। ये हमारा HTML क्रिएट करेगा एंड इसको डायनेमिक बनाने के लिए इसके अंदर मल्टीपल कलर्स, स्टाइल, ऑपरेशन, फॉन्ट कलर्स को चेंज करने के लिए CSS का यूज़ किया जाएगा। इंपॉर्टेंट CSS प्रॉपर्टीज़, मतलब कि कौन कौन से प्रॉपर्टीज़ का हम यूज़ करके CSS में ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। तो अगर हमें टेक्स्ट कलर को चेंज करना है तो कलर रेड कर देंगे, नॉर्मल सा इंग्लिश लिख के कलर एंड वहाँ पे कोलन लगा के रेड सेमी कोलन। फिर बैकग्राउंड कलर अगर चेंज करना है तो लिखेंगे बैकग्राउंड कलर एंड येलो। एंड बॉर्डर कलर अगर चेंज करना है तो बॉर्डर स्टाइल डॉट सॉलिड। मार्जिंग अगर हमें लगाना है तो मार्जिंग 20 पिक्सल, PX का मतलब है पिक्सल। अगर हमें हाइट को अपने जो भी हम फॉर्म बना रहे हैं या फिर कोई भी फॉन्ट के हाइट को मैनेज करना है तो
उसे कर देंगे 200 पिक्सल, एंड विड्थ 300 पिक्सल। आउटलाइन मतलब बगल बगल में हमारे कितने मोटे लाइन्स होंगे तो वो हमारे सॉलिड होंगे। फॉन्ट फैमिली आप लोग को पता है कि कौन से मतलब हमारा जो फॉन्ट का स्टाइल होगा, टेक्स्ट का स्टाइल होगा, वो किस तरह का रहेगा, उसके लिए हम फॉन्ट फैमिली का यूज़ करेंगे। एंड फॉन्ट स्टाइल क्या होता है? फॉन्ट स्टाइल लाइक इटैलिक, बोल्ड, इस तरह से करने के लिए। फॉन्ट साइज आपको पता है, अलाइन, सेंटर अलाइन एंड राइट अलाइन लिखने के लिए हम अलाइंस का यूज़ करेंगे। मतलब कि अगर हमें किसी भी टेक्स्ट को, जैसे ये हमारा टेक्स्ट है, तो ये बताइए सेंटर में है कि लेफ्ट में है कि जस्टिफाई में है। तो ये जो हमारा है वो लेफ्ट अलाइनमेंट में लिखा हुआ है। अगर इसी चीज़ को यहाँ पे लिखे होते हैं तो ये हमारा राइट अलाइनमेंट में होता। एंड अगर ये जो हमारा पूरा ये टेक्स्ट है इसे हम बीच में यहाँ पे लिख देते हैं तो ये हमारा सेंटर अलाइनमेंट होता। एंड अगर इस चीज़ को इधर से भी लिखते हैं, इधर से भी लिखते हैं, तो ये हमारा जस्टिफाई अलाइनमेंट होता। अब एक बार सब चीज़ों को हम बेसिक उसको समझ लेते हैं कि दिमाग में चीज़ें बनी रहें। अगर आप इसे एग्ज़ाम टाइम में देख रहे हो तो भाई बहुत बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि मैंने इसमें सब चीज़ों को कंप्लीट किया है। एंड अगर जो बच्चा समझ लेता है तो चीज़ें काफ़ी सिंपल टर्म्स में मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो यहाँ पे आपका चैप्टर 2 भी एंड होने की तरफ बढ़ रहा है भाई। एंड एक बार इसे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ जितने भी समरी टॉपिक्स हैं, क्या क्या चीज़ें हमने पढ़ी। तो जैसे कि HTML स्ट्रक्चर के लिए यूज़ होगा, CSS डिज़ाइन के लिए यूज़ होगा, कास्केडिंग स्टाइल सेट यूज़ है, एंड HTML स्टार डॉक्यूमेंट के लिए, एंड हेड जो होगा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड के लिए, एंड टाइटल जो होगा ब्राउज़र टाइटल के लिए, बॉडी विजिबल कंटेंट के लिए, एंकर टैग का यूज़ लिंक के लिए, इमेज टैग का यूज़ इमेज के लिए, टेबल टैग का यूज़ टेबल क्रिएट करने के लिए, कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम्स नाउ एज टेबल्स, एंड फॉर्म टैग का यूज़ यूज़र से इनपुट प्रोवाइड करने के लिए कि हमारे फॉर्म में क्या आप इनपुट प्रोवाइड करोगे, पासवर्ड, ईमेल, ETC, एंड आईडियो लगाने के लिए आईडियो टैग, एंड वीडियो को इंसर्ट करने के लिए, इंक्लूड करने के लिए, इम्बेड करने के लिए वीडियो टैग का यूज़ करेंगे, एंड CSS स्टाइलिंग के लिए। सो यहाँ तक आप लोग के चैप्टर 2 सिंपल टर्म्स में भाई क्लियर हो चुके हैं। एंड अगर आपको इस वीडियो की PDF आपको चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। अब हम देखते हैं चैप्टर 3 यूनिट 3 साइबर एथिक्स। मतलब कि साइबर्स के रूल्स क्या होते हैं, एथिक्स कैसे अपने ऑपरेशन को परफॉर्म्स किया जाएगा साइबर्स में, सिक्योरिटी कैसे प्रोवाइड की जाएगी, इन सभी के बारे में चैप्टर 3 में हमें समझना है। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट 15 MCQs को हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो है निटक्यूटेट का मीनिंग क्या है, तो यहाँ पे होगा इंटरनेट एथिक्यूट। एंड यहाँ पे MCQ ऑनलाइन कम्युनिकेशन का रूल क्या कहा जाता है, तो इसे नेटिक्यूट कहा जाता है। एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड कैसा होता है, तो उसका सोर्स कोड हमारा पब्लिकली अवेलेबल ही होता है। एंड लिनक्स किस टाइप का सॉफ्टवेयर है, तो ये हमारा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर यूज़ करने की परमिशन क्या कहलाता है, मतलब हमें अगर किसी भी सॉफ्टवेयर को यूज़ करना है लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम या मैक, विंडोज़ कुछ भी यूज़ करना है, तो उसके लिए हमें लाइसेंस की नीड होती है। किसी दूसरे के कंटेंट को अपना बनाना क्या कहलाता है, तो वो पैलिग्रिज्म कहलाता है। मतलब कि जैसे मैं ये कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ एंड अगर मैंने लास्ट में यहाँ पे कॉपीराइट वाला सिंबल नहीं लगाया होगा तो कोई भी मेरे इस कंटेंट को यूज़ कर सकता है, तो मैं उसके ऊपर क्लेम लगा सकता हूँ कि आपने मेरे कंटेंट को चोरी किया। एंड IPR इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स किस चीज़ को आपको प्रोटेक्ट करता है, तो ये हमारे क्रिएटिव वर्क्स को प्रोटेक्ट करता है। कॉपीराइट किससे रिलेटेड है, तो कॉपीराइट हमारे ऑनरशिप और क्रिएटिव वर्क से रिलेटेड है। एंड डिजिटल डिवाइड क्या होता है, तो गैप इन टेक्नोलॉजी एक्सेस, जब हमें टेक्नोलॉजी में मल्टीपल एक्सेस को करना होगा अलग अलग जगहों से, तो हमारा डिजिटल डिवाइस डिवाइड कहा जाता है। फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, तो फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन का मतलब होता है कि इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने का अधिकार सभी को है। E-कॉमर्स क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, मतलब कि वही मैंने बताया कि अमेजॉन, मंत्रा, ETC ई-कॉमर्स की वेबसाइट्स। ऑनलाइन फ्रॉड का एग्जांपल क्या है, तो फिशिंग। अब फिशिंग क्या होता है, तो जैसे कि आप इस तरह समझ लीजिए, मेरे पास ये जीमेल है, एक जीमेल मेरे जीमेल पे है एंड उसमें लिखा है प्लीज़ क्लिक दिस लिंक एंड गेट 1000 रिवॉर्ड्स। तो इस लिंक पे मैंने जैसे ही क्लिक किया एंड ये लिंक ओपन हो गई एंड ये मुझसे बोल रहा है कि इंटर योर पासवर्ड, इंटर योर ईमेल। तो मैंने जैसे ही इंटर पासवर्ड एंड ईमेल किया तो मुझे कोई 1000 रुपये नहीं मिले,
बल्कि मेरा जो ईमेल एंड पासवर्ड था वो हैकर के पास चला गया। ये हमारी फिशिंग होती है। सिक्योर वेबसाइट में कौन से प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाएगा? हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर का। एंड MCQ 14 की अगर बात करें तो SSL एंड TLS का यूज़ किस लिए होता है? तो इसका यूज़ हम इंक्रिप्शन मेथड के लिए करते हैं। एंड इंक्रिप्शन क्या होता है? तो मैंने आपको शुरुआत में ही चैप्टर 1 में ही सिंपल टर्म्स में एक्सप्लेन किया कि प्लेन टेक्स्ट को साइफन टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए इंक्रिप्शन का यूज़ किया जाएगा। एंड यहाँ पे क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस किससे रिलेटेड होता है? तो ये हमारे ओपन शेयरिंग ऑफ कंटेंट से रिलेटेड होता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं साइबर एथिक्स। व्हाट इज साइबर एथिक्स? तो साइबर एथिक्स इंटरनेट और डिजिटल टेक्नोलॉजी को रिस्पॉन्सिबल, सेव और एथिकल यूज़ करने के रूल्स और प्रिंसिपल्स होते हैं। मतलब कि हमें अपने टेक्नोलॉजीज़ को किस तरह से यूज़ करना है, किसी को हार्मफुल ना पहुँचे एंड कोई भी हैकिंग वैकिंग ना किया जाए, उसे हम साइबर एथिक्स करते हैं। एंड यह एक रिस्पॉन्सिबल एंड रूल बेस्ड टॉपिक है। सिंपल लैंग्वेज रियल लाइफ रूल्स को एथिक्स कहते हैं एंड इंटरनेट रूल्स को हम साइबर एथिक्स कहते हैं। जो हमारे रियल लाइफ के जो रूल्स होंगे उन्हें एथिक्स, एंड एथिक्स की अगर हिंदी बोलें तो उसे क्या बोलते हैं? नैतिकता। एंड इंटरनेट रूल को साइबर एथिक्स कहते हैं। तो यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होगी। वाई साइबर एथिक्स इम्पॉर्टेंट्स? इसकी इम्पॉर्टेंट क्या है? तो सिर्फ इंटरनेट यूज़ के लिए यूज़ किया जाएगा। रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, कि हम अपने किसी भी टेक्नोलॉजी से किसी भी चीज़ का अनरिस्पेक्ट ना करें, रिस्पेक्टली वर्किंग करें डेटा का प्रोटेक्शन के लिए। एंड अवॉइडिंग साइबर क्राइम्स, रिस्पॉन्सिबल डिजिटल सिटीजनशिप्स। अब हम यहाँ पे देखते हैं सेकेंड टॉपिक को। तो इसके डिफिनीशन को अगर समझ लेते हैं कि नीति क्यूट्स इंटरनेट पर बिहेव करने के लिए रूल्स और मेज़र होता है। मतलब कि इंटरनेट पर आप किस तरह से बिहेव कर रहे हैं एंड आपकी बिहेवियर क्या है, आप ब्राउज़र पे जाके क्या देख रहे हैं, क्या सर्च कर रहे हैं, क्रोम पे कौन सी चीज़ें परफॉर्म कर रहे हैं आप, मतलब कि किस तरह से आपकी एक्टिविटी है, उसे हम यहाँ पे एथिक्यूट कहेंगे, एथिकेट्स। तो इम्पोर्टेंट अगर इसके समझे तो ये रिस्पेक्ट अदर्स, अदर्स की रिस्पेक्ट करने के लिए इसका यूज़ किया जाएगा। एंड यूज़ पॉलिटी लैंग्वेज, गुड कम्युनिकेशन मेंटेन करने के लिए इसका यूज़ किया जाएगा। एंड डोंट्स ऑल कैप्स, मतलब कि आई नीड हेल्प, हेल्प करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाएगा। रिस्पेक्ट प्राइवेसी, दूसरों की पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करनी है। एंड अवॉइड स्पैम, अनवांटेड मैसेज नहीं भेजना चाहिए। एंड बी रिस्पॉन्सिबल, हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपने ऑपरेशन को परफॉर्म करना चाहिए। तो यहाँ तक हम इसे समझ लें। अब हम देखते हैं कि डिजिटल फुटप्रिंट क्या होता है। तो इंटरनेट पर हम जो भी एक्टिविटी करते हैं उनका परमानेंट रिकॉर्ड डिजिटल फुटप्रिंट कहलाता है। मतलब इंटरनेट पे आप कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, लाइक मैंने इंटरनेट को ओपन किया एंड वहाँ पे जाके ब्राउज़र में मैंने कुछ भी फालतू चीज़ें सर्च की, तो वो हमारी एक एक्टिविटी हो गई। चलो मान लो आपने कुछ चीज़ें सर्च नहीं की, आपने जीमिनी को ओपन किया एंड उससे कोई फ़ोटो क्रिएट करा लिया, वो आपकी एक एक्टिविटी हो गई। आप गूगल पे गए, शॉप्सी को डायरेक्ट लिंक से खोला, तो वो आपकी एक एक्टिविटी हो गई। तो इस तरह से हमारी एक्टिविटी होगी। एंड ये सब हमारे एक क्लू रहते हैं, फुटप्रिंट रहते हैं डिजिटल अथॉरिटीज़ के पास। एंड इसका एग्जांपल कौन सा है? सोशल मीडिया पोस्ट, कमेंट, अपलोडेड फ़ोटोज़, सर्च हिस्ट्री, जो कि मैं सभी चीज़ों को सिंपल एक्सप्लेन कर दिया। सॉफ्टवेयर लाइसेंस क्या होता है? तो सॉफ्टवेयर लाइसेंस एक लीगल एग्रीमेंट होता है जो बताता है कि सॉफ्टवेयर कैसे यूज़ कर सकते हैं। मतलब कि हम अपने सॉफ्टवेयर को कैसे यूज़ करेंगे। जब अगर आप विंडोज़ 11 लोगे या फिर आपको 2012 का या 2016 का आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस चलाना है, तो उसके लिए आपको एक लाइसेंस चाहिए जिसमें मल्टीपल रूल्स रेगुलेशंस लिखे होंगे। तो वो हमारा एक लाइसेंस होगा जिससे हम अपने और ऑपरेशंस को ईजी वे में चला सकते हैं, लाइसेंस के थ्रू प्रोटेक्ट हो सकते हैं। टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर लाइसेंस, तो ये कितने टाइप्स के होते हैं? तो अगर इसके टाइप्स की बात करें तो एक प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि सिक्योर कोड हाइड होता है, जिसे अब्स्ट्रैक्शन भी कहा जा सकता है। एग्जांपल विंडोज़, एडोब फोटोशॉप। फीचर्स कौन कौन से होंगे इसमें? तो सबसे पहली बात पेड होगा एंड कॉपीराइट प्रोटेक्टेड, कोई भी कॉपीराइट नहीं कर सकता इसका। एंड मॉडिफिकेशन अलाउड नहीं होता। जैसे कि हमारा कुछ पीडीएफ टूल्स होते हैं जिसमें मॉडिफाई नहीं कर सकते, सो वही चीज़ यहाँ पे लिखिए, मॉडिफिकेशन नॉट अलाउड। एंड ओपन सोर्स की अगर बात करें तो फ्री होगा, सभी के लिए फ्री होगा। ओपन सोर्स का मतलब ही होता है कि फ्री, सभी लोग सोर्स कोड देख सकते हैं, लाइक लिनक्स, मोजिला फायरफॉक्स। एंड
लिब्रे ऑफिस। एंड यहाँ पे फीचर्स की अगर बात करें तो ये फ्री होता है एंड सोर्स कोड अवेलेबल होता है, कोई भी इसे देख सकता है, मॉडिफिकेशन अलाउटेड होता है एंड कम्युनिटी डेवलप कर सकते हैं। अब फ्रीवेयर का बात करें तो फ्री यूज़ कर सकते हैं इसे, मतलब हम फ्री यूज़ भी इसे कर सकते हैं। सोर्स कोड अवेलेबल होता है, एग्जांपल गूगल क्रोम। ये भी एक हमारा सिंपल सा टॉपिक है जो कि सीबीएसई बोर्ड की क्लास 10th में है। फ्रीवेयर क्या होता है, अब सिंपल सा बोलेंगे, इसमें हमें सोर्स कोड को शो कराया जाता है एंड इट्स यूज फ्री एंड दिस इज अ फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एंड टूल्स। शेयरवेयर क्या, लिमिटेड ट्रायल वर्जन, अगर हमें लिमिटेड ट्रायल वर्जन में ऑपरेशन को परफॉर्म्स करना है तो उसके लिए हम शेयरवेयर का यूज़ करेंगे। इसके एग्जांपल है विन आर ए आर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या है, तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मूवमेंट, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मूवमेंट को डिफिनीशन मतलब करते हैं, इसे इस तरह समझ लेते हैं हम। सो यहाँ पे अब मैं देखता हूँ, सॉरी फॉर इंटरप्शन। ये मूवमेंट सॉफ्टवेयर को फ्रीली अवेलेबल और मॉडिफिएबल बनाने के लिए स्टार्ट हुआ है। मेन आइडिया, नॉलेज शुड बी शेयर्ड, मतलब नॉलेज को शेयर करने के लिए भाई इसका यूज़ किया जाएगा। एंड इसके एडवांटेज क्या है, फ्री है, ट्रांसपेरेंट है, सिक्योर है। तो सिंपल टर्म्स में चीज़ों को एक्सप्लेन करता चला जाऊँ, बस आपको चीज़ों को सुनना आना चाहिए एंड एग्जाम टाइम्स में अब दिमाग को खोल के रखना। एंड कम्युनिटी सपोर्ट के लिए यूज़ किया जाएगा, कस्टमाइजेशन पॉसिबल इसमें होता है। एग्जाम्पल्स की अगर इसमें बात करें तो हमारा लिनक्स होता है, अबंटू होता है, मोजिला फायरबॉक्स होता है एंड वीएलसी मीडिया प्लेयर जिसमें वीडियो चलते हैं एंड लिब्रे ऑफिस होता है। अब आता है मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि हर बार पूछा जाता है, आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में मेनली तीन चीज़ें आती हैं, पहला कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क। सबसे पहले हम इसके डिफिनीशन को समझ लें। डिफिनीशन से पहले आप मेरी लैंग्वेज में समझ लो। मान लो आपने कोई भी चीज़ को, ये हमारा एक स्टूडेंट्स हो गया या फिर कोई भी स्टूडेंट हुआ या कोई मैन हो गया, इसने एक दिमाग लगा के एक आइडिया बनाया कि मैं एक वेबसाइट क्रिएट करूँगा, उसमें मल्टीपल चीज़ों को इंक्लूड करेगा एंड इसने इस वेबसाइट को डिप्लॉय कर दिया। अब सभी लोग जो हैं इसके वेबसाइट का यूज़ करके ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, मज़े लेते हैं। एंड अब कोई एक दूसरा व्यक्ति आया, सेम इसी की तरह की वेबसाइट को क्रिएट किया एंड उसने भी यही चीज़ कर दिया, तो जो ये वाला जो मैन है वो इसके ऊपर क्लेम कर सकता है कि आपने मेरे कंटेंट को चुराया एंड मेरे डिज़ाइन को चुराया। तो वहाँ पे किसका यूज़ किया जाएगा, आईपीआर का। वो इसके ऊपर मल्टीपल क्लेम्स कर सकता है एंड कानूनी कार्रवाई कर सकता है। सो यहाँ पे हम देखते हैं, क्रिएटिव आइडिया और इन्वेंशन पर क्रिएटर का लीगल ऑनरशिप रहता है। क्रिएटिव आइडिया और इन्वेंशन पर क्रिएटर का लीगल ऑनरशिप रहता है कि कोई भी उसके आइडियाज़ को चुरा नहीं सकता, तो उसे हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंदर रखते हैं। इससे एग्जांपल कौन कौन से हो सकते हैं, लाइक बुक्स, मैंने अगर बुक बनाया तो उसका कॉपी कोई नहीं कर सकता भाई, कॉपीराइट में आ जाएगा। एंड सॉन्ग, मैंने एक सॉन्ग को क्रिएट किया, अगर किसी ने भी उसी सॉन्ग को डबल रिपीट करके बना दिया तो वो हमारा कॉपीराइट के अंतर्गत आ जाएगा। एंड मूवीज़, हमने मूवी बनाया कि कोई कॉपीराइट नहीं कर सकता। एंड सॉफ्टवेयर, मैंने कोई सॉफ्टवेयर बनाया और कोई भी नहीं बना सकता। लोगो, मैंने कोई लोगो का डिज़ाइन किया तो उस डिज़ाइन कोई नहीं बना सकता, नहीं तो मैं उस पर पेटेंट चार्ज लगा दूंगा। एंड डिज़ाइन भी इसी तरह, कॉपीराइट कोई नहीं कर सकता। टाइप ऑफ आईपीआर, कौन कौन से टाइप ऑफ आईपीआर, पहला कॉपीराइट होता है। कॉपीराइट का सिंबल इस तरह होता है जो कि भी लास्ट में मैं दिखाने वाला हूँ वीडियो के एंड में। एंड इसमें कौन कौन से आ सकते हैं, बुक सॉफ्टवेयर सॉन्ग को प्रोटेक्ट करता है। पेटेंट, इन्वेंशन को प्रोटेक्ट करता है, जो पेटेंट हमारा होगा इन्वेंशन, जो नई चीज़ें हम बनाए रहेंगे। लेकिन न्यू टेक्नोलॉजी, मतलब मैंने न्यू टेक्नोलॉजी, मान लो एक्स टॉप, एक टेक्नोलॉजी मैंने इन्वेंशन किया एंड अगर इसे और कोई लेना चाह रहा है एंड बनाना चाह रहा है तो उससे सबसे पहले हमसे परमिशन लेना पड़ेगा, फिर जाके उस वेबसाइट टेक्नोलॉजी को वो बता सकता है। अब ट्रेडमार्क की अगर बात करें, ट्रेडमार्क क्या होगा, तो ब्रांड नेम और लोगो को प्रोटेक्ट करना, क्योंकि जैसे अगर मैं बोलूँ कि बॉट,
बॉट नाम की एक कंपनी है एंड इसी के नेम से इसी का लोगो लेके कोई और कंपनी बना देती है, तो ये जो कंपनी है इसके ऊपर चार्ज करके इसके ऊपर कानूनी कार्यवाही कर सकती है, लीगल एक्शन ले सकती है। लाइक निक लोगो, एप्पल लोगो, गूगल लोगो। एंड पैलिग्राम की अगर हम बात करें तो किसी दूसरे के वर्क को कॉपी करके अपना बताना पैलिग्राम कहलाता है। मतलब कि जैसे कि मैं इस वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ एंड किसी ने मेरे पीडीएफ को लेके, क्योंकि भाई मैं पीडीएफ तो फ्री में प्रोवाइड करूँगा ही, तो पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वीडियो के। अगर मान लो इस पीडीएफ को किसी ने भी यूट्यूब पे सोशली करने की कोशिश की एंड उसने भी इसी तरह एक्सप्लेनेशन करना स्टार्ट किया, पढ़ाना स्टार्ट किया, तो जो हमारा यूट्यूब है वो अपने आप उसके अकाउंट को सीज कर देगा एंड उसके ऊपर लीगल एक्शन मैं खुद ले सकता हूँ। तो ये हमारा पैलिग्राम होगा। एंड यहाँ पे डेफिनेशन पे आप लोगों ने देखना है एग्जाम्पल क्या है। इंटरनेट से असाइनमेंट्स कॉपी करना, जैसा कि मैंने सिंपल बताया। ब्लॉग आर्टिकल कॉपी करना, सोर्स मेंशन ना करना। हाउ टू अवॉइड पैलिग्रिज्म, तो सिटी सोर्स को हटाना पड़ेगा, गिव क्रेडिट्स एंड यूज कोटेशंस, राइट इन योर वन वर्ड, मतलब अपने वर्ड्स को लिखो ना भाई, क्यों मतलब दूसरे कॉपी करना। एंड डीपीआर क्या होता है, डिजिटल प्रॉपर्टी राइट्स, मतलब कि डिजिटल कंटेंट को ऑनरशिप राइट्स को डिजिटली प्रॉपर्टी राइट्स कहते हैं। सेम वही चीज़ें हैं, बस सब चीज़ें यहाँ पे ऑनलाइन होगी, लाइक ई बुक्स, सॉफ्टवेयर, ऑनलाइन कोर्सेज, वीडियो, म्यूजिक। इसके इम्पोर्टेंट्स यहाँ पे कौन कौन से होने वाली हैं, तो इम्पोर्टेंट्स होंगे प्रोटेक्ट क्रिएटर्स, प्रिवेंट लीगल कॉपी एंड इंक्रोज इन्वेंशन। फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन, जैसा कि मैंने बताया सभी जो मैन से इंडियन सबको फ्रीडम इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने, शेयर करने की राइट फ्रीडम इंफॉर्मेशन कहलाता है। इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं हमारे फ्रीडम्स की, तो इसमें ट्रांसपेरेंसी हमें मिलती है, मतलब चीज़ें काफ़ी साफ सुथरे ट्रांसपेरेंसी एंड एजुकेशन बेस्ड होंगी एंड अवेयरनेस होगी एंड नॉलेज शेयरिंग होगी। एंड अगर यहाँ पे हमें फ्रीडम में इतनी चीज़ें बेनिफिट मिल रही हैं तो कुछ चैलेंजेस को भी शो कराया जाएगा, जिससे हमें यहाँ पे मैंने मेंशन करके रखा है, चैलेंजेस को भी देख लो। चैलेंजेस क्या क्या हो सकते हैं, तो मिस इन्फॉर्मेशन कोई हमें प्रोवाइड कर सकता है एंड फेक न्यूज़ प्रोवाइड कर सकता है, प्राइवेसी इशू। अब डिजिटल डिवाइड, मैंने डिजिटल डिवाइड्स को आपको ऊपर ही बताया, मल्टीपल चीज़ों को अलग अलग करके रखना डिजिटल डिवाइड। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट एक्सेस रखने वाला और ना रखने वाले लोगों के बीच गैप डिजिटल डिवाइड्स कहलाता है। इसके रीज़न क्या क्या हो सकते हैं, तो पोवर्टी, लेक ऑफ इंटरनेट, लेक ऑफ डिवाइस, लेक ऑफ एजुकेशंस। यहाँ पे इसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं, तो जैसे हाई स्पीड इंटरनेट एंड कंप्यूटर्स अवेलेबल होनी चाहिए। एंड कोई भी डिजिटल अगर हम ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो उसका जो मेन डिसएडवांटेज है वो हमारा एक ही होता है, जिसे हम बोलते हैं इंटरनेट, क्योंकि इंटरनेट के ऊपर ये सब डिपेंडेंट है। इंटरनेट नहीं चलेगा कोई भी ऑपरेशन हमारे परफॉर्म नहीं होंगे। रिमोट वैली मतलब पुअर कनेक्टिविटी एंड लिमिटेड डिवाइसेस। कौन कौन से इफेक्ट्स इससे पड़ सकते हैं, तो हमारा एजुकेशनल गैप्स, एम्प्लॉयमेंट गैप एंड इंफॉर्मेशन गैप्स। ई कॉमर्स की अगर बात करें तो इसकी डिफिनीशन, ई कॉमर्स मैंने आपको बताया मंत्रा, फ्लिपकार्ट, अमेजोन एंड जीरा, सैमसंग शॉप, इस टाइप से मल्टीपल हमारे ई कॉमर्स वेबसाइट्स होते हैं। तो इंटरनेट के थ्रू गुड्स और सर्विस खरीदना और बेचना ई कॉमर्स कहलाता है। यहाँ पे अगर इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मंत्रा। एडवांटेज कौन कौन से भाई, अब ये सब चीज़ों की एडवांटेज तो सबसे पहले यही है कि आप कभी भी मोबाइल आपने खोला एंड यहाँ से शॉपिंग करना स्टार्ट कर दिया, लो आज आपने बाई कर दिया, अब आपके 14 दिन बाद आने वाला है आपका ऑर्डर, इस तरह से। एंड होम डिलीवरी होते हैं, अच्छा एडवांटेज है। वाइड चॉइस, मतलब आप एक बार किसी भी चीज़ को देखोगे, आपने एक कपड़ा को पसंद किया, नहीं पसंद है दूसरे को देखा, दूसरा नहीं पसंद है तीसरों को देखा, तीसरा नहीं पसंद है चौथों को देखा, मतलब आप पूरे दिन लगा दोगे तब भी वो चलता रहेगा जितने ही प्रोडक्ट होंगे। एंड ईजी पेमेंट, बिल्कुल यूपीआई से आप ईजी वे में पेमेंट कर दोगे वहाँ पे। बट इसके एडवांटेज है तो भाई डिसएडवांटेज भी बहुत हैं। फ्रॉड हो सकते हैं, आपने मंगाया था एक लैपटॉप अच्छा खासा, आ गई गणेश जी की मूर्ति, आपकी तो हो गई भाई, लग गई। एंड यहाँ पे फेक प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं, बिल्कुल जैसा मैंने बताया। प्राइवेसी रिस्क होता है, आपने जो अपना प्राइवेट इन्फॉर्मेशन डाली है कि मेरे एड्रेस पे लाओ, तो उससे कोई भी लीक कर सकता है। डिलीवरी इशू, आपको चाहिए भाई यहाँ पे और नोएडा में चाहिए और आपको मिल रहा है अमृतसर में जाके, ऐसा क्या।
प्राइवेसी इन ई कॉमर्स में प्राइवेसी कैसे करते हैं, तो प्राइवेसी मतलब कि चीज़ों को प्रोटेक्ट करना, लाइक पर्सनल इन्फॉर्मेशन को अनऑथराइज्ड एक्सेस से प्रोटेक्ट करना, मतलब कि अपने नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, बैंक डिटेल्स, पासवर्ड को प्रोटेक्ट करना हम प्राइवेसी कहलाता है। प्राइवेसी के थ्रेट्स कौन-कौन से हो सकते हैं, मतलब कि उसकी रीज़न्स क्या-क्या होंगे, तो डाटा थेफ्ट मतलब कोई भी हमारे डेटा किसी दूसरे को प्रोवाइड ना करे, एंड ट्रैकिंग सिस्टम ना हो कि मैं जा रहा हूँ भाई इधर, मैं गया नोएडा में एंड कोई मुझे ट्रैक कर रहा है, इस तरह से ट्रैकिंग सिस्टम लगा दिया। एंड आइडेंटिफाई थेफ्ट एंड डेटा लीकेज। मैं आपको की पॉइंट इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आप एग्जाम में अगर आपको की पॉइंट आपको आ गया एंड आप सीबीएसई बोर्ड के हो भाई, थोड़ा बहुत भी आपके अंदर नॉलेज है, तो आप चीज़ों को क्लियरिफाई कर सकते हो वहाँ पे, एंड आप आराम से पास हो सकते हो कंप्यूटर एप्लीकेशंस में। एंड टेंथ वालों के लिए तो यही वीडियो है भाई, पूरे कंप्लीट मैंने वन शॉट में से मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। एंड अगर आप देख रहे हैं तो प्लीज़ सपोर्ट करना, एंड कंटेंट अगर आपको बेस्ट लगा हो, हाँ, अब बहुत से लोगों के मन में ये आया होगा कि भाई ये फालतू बकवास कर रहा है कि छोटे छोटे कंटेंट को पढ़ा के। भाई मैं छोटे छोटे कंटेंट को इसलिए भी पढ़ा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे आपको 3 घंटे 4 घंटे बोर्ड पे लेक्चर दे रहे हैं, मैं यहाँ पे वो चीज़ आपके दिमाग में डाल रहा हूँ कि जैसे ही आपके दिमाग में आएगा कि यार एंकर टैग क्या था, तो हाँ, लिंक बनाने के लिए एंकर टैग का यूज़ किया जाता था, तो आप बना के लिखना शुरू कर दोगे। बट वहाँ पे आपको ये चीज़ें नहीं याद आएंगी कि एंकर टैग इज़ अ सिंगल टैग एंड कंटेनर टैग टू यूज़, इस तरह से चीज़ें आपको नहीं याद आने वाले, आपको की पॉइंट्स याद आने वाले हैं। सो एक बार सोच के आप इस वीडियो को देखना, एंड एग्जाम टाइम में आप डबल बार 2x स्पीड पे इसे देख लेना, बाकी मेरी गारंटी है भाई नंबर काफ़ी अच्छे खासे आने वाला है। एंड कॉमन फ्रॉड्स की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो एक फिशिंग होते हैं, मैंने आपको बताया कि आपकी ईमेल पे क्या क्या आते रहते हैं, आपने क्लिक किया, आपकी इन्फॉर्मेशन लीक हो गई, वही हमारी फिशिंग है। फेक शॉपिंग वेबसाइट, पेमेंट लेने के बाद प्रोडक्ट डिलीवर नहीं करना, भाई सबसे बड़ी दिक्कत है, मेरे साथ हुए। मैंने 10,000 रुपये एक बार पेमेंट किया था एक फ़ोन मंगाने के लिए, बट वो आए नहीं, बट फिर मैंने कंप्लेन वम्प्लेन किया तो फिर पैसे मेरे मिल गए, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए था। एंड ओटीपी स्कैम, ओटीपी लेकर बैंक अकाउंट को एक्सेस करना, मैंने ओटीपी ले लिया एंड मैंने आपको कॉल किया, भाई थोड़ा सा ओटीपी बता दिया यार, बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे कुछ ज़रूरी काम है, आपने ओटीपी बताया, ले, तेरे तो बैंक अकाउंट मैंने उड़ा दिए जितने भी पैसे तूने रखे थे, सिंपल हो गई चीज़ें, मैंने उड़ा दिया तुम्हारा पैसा, अब मजे लो तुम। एंड एक है आइडेंटिफाई थीप, किसी और की आइडेंटिटी यूज़ करना, मतलब हमें किसी और की आइडेंटिटी, आप इस तरह समझ सकते हो, मैंने जीमेल को बनाया, ठीक, जीमेल बनाया था अपने नाम से, ठीक है, अब मैं जीमेल को यूज़ नहीं कर रहा, तो मेरा दोस्त बोला कि भाई थोड़ा अपना जीमेल दोगे, मैंने कहा ले लो यार, क्या ही कर लोगे तुम। उसने भाई वो साहब तो निकला और बड़ा खेलेबाज, ले लिया जीमेल को एंड वो सब जगह लॉगिन कर रहा है, पता नहीं कौन कौन सी वेबसाइट पे, इधर वेबसाइट पे इस पे ओमेगल यूज़ कर रहा है, एक्स हेमस्टन यूज़ कर रहा है वेबसाइट, तो भाई मतलब सब चीज़ें फालतू फालतू चीज़ें कर रहा है, तो यहाँ पे उसने अपनी आइडेंटिफाई को छुपा के मेरी आइडेंटिफाई को यूज़ किया, तो ये हमारे यहाँ पे था आइडेंटिफाई थीप। सो प्लीज़ इग्नोर अदर पॉइंट्स, अपनी पढ़ाई पे हमें फोकस करना है। एंड सिक्योर डाटा ट्रांसमिशन की अगर बात करें, तो सिक्योर डाटा ट्रांसमिशन में क्या होता है, डेटा को सिक्योर और इंक्रिप्शन फॉर्म में ले जाना। एक बार इंक्रिप्शन तो फिर बता देता हूँ, ये हमारा नॉर्मल मैसेज है हाय, ठीक, एंड ये हमारा इंक्रिप्शन है, एंड ये हमारा इंक्रिप्टेड फॉर्म है मैसेज का, ठीक। यहाँ पे ये गया इनक्रिप्ट किया, एंड अब यहाँ पे जो ये पहुंचा, ये किस तरह से पहुंचा, हैज़ 1 2 3, अब इसे कोई ये नहीं समझ सकता कि ये हाई है, एंड इसे जब यहाँ पे अब ला दिया जाएगा तो ये डिक्रिप्शन हो जाएगा। प्लेन डेटा को सीक्रेट डेटा में चेंज करना हमारा इंक्रिप्शन होगा, जैसे हेलो को इस तरह लिख दिया, कॉन्सेप्ट एग्जाम्पल हो गया। एंड कौन कौन से हम यहाँ प्रोटोकॉल्स का यूज़ करते हैं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, जो कि काफ़ी सिक्योर होता है, इसमें हमेशा HTTPS एंड स्लैश का यूज़ किया जाएगा। सिक्योर कम्युनिकेशन प्रोवाइड करने के लिए HTTPS का यूज़ किया जाएगा। एंड STSL से सर्टिफिकेट होता है हमारा कौन, HTTPS, वेबसाइट और यूज़र के बीच इंक्रिप्शन कनेक्शन इस्टेब्लिश करता है सिक्योर सॉकेट लेयर। एंड ब्राउज़र सिंबल, पैडलॉक आइकन इसमें रहता है, अगर ब्राउज़र में लॉक आइकन दिखे तो कनेक्शन सिक्योर होता है। एंड अब मैं आप पे सभी चीज़ों को, मैंने अभी तक इस चैप्टर में जितने चीज़ों को बताया उन सभी चीज़ों को एक्सप्लेन कर देता हूँ कि नेट क्यूट क्या, भाई थोड़ा सा मुझे दिक्कत हो रहा है इस वाले को पढ़ने में, सॉरी फॉर दिस, आई डोंट नो, बट मुझे नहीं पता क्यों यार, ये भी हो सकता है मुझे नहीं आ रहा है, मैं, मुझे चीज़ों को छुपाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे नहीं आ रहा होगा क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बट
आई विल मैनेज, यू विल मैनेज, इसका नाम है इंटरनेट मैनेजर एंड लाइसेंस परमिशन टू यूज सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स होगा फ्री, आईपीआर ऑनरशिप राइट्स, टेलीग्राम जो होगा कॉपी पेस्ट विदाउट क्रेडिट, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन, राइट टू एक्सेस इंफॉर्मेशन एंड डिजिटल डिवाइड, टेक्नोलॉजी गैप, ई कॉमर्स ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग एंड प्राइवेसी क्या होगा, प्रोटेक्ट पर्सनल डेटा एंड फ्रॉड ऑनलाइन चैटिंग, मतलब चीटिंग भाई। सो यहाँ तक मैंने आपको तीनों चैप्टर भाई आपके कंप्लीट करा दिए। एंड अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ प्रमोट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड अपने ऑल फ्रेंड्स को देना, क्योंकि यार मेहनत थोड़ी सी मेरी नहीं लगती, आपको पता होगा। इतने कंटेंट को दिमाग में लेके फिर उन चीज़ों को समझाने के लिए, सिंपल टर्म्स में रखने के लिए थोड़ी सी वे लगती है। एंड मैं तो ये कहता हूँ यार, जीपीटी, चैट जीपीटी ये सब यूज़ तो मैं कर लूँ, बट मेरा मन नहीं मानता यार। अगर मैं चैट जीपीटी यूज़ करता हूँ तो लोगों को लग सकता है कि यार ये ख़राब कर रहा है, इसलिए मैंने चीज़ों को सिंपल टर्म्स यहाँ पे मेंशन किया है। तो अब हम बात करते हैं जो 10 क्वेश्चन आते हैं, कि 10th क्वेश्चन हमारे वो आते हैं ऑब्जेक्टिव। क्लास 10th में जब आप कंप्यूटर एप्लीकेशंस के एग्जाम देने जाओगे तो वहाँ पे आपको 10 शुरुआत में क्वेश्चन देंगे ऑब्जेक्टिव। एंड अब मैं ये 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी इसी में करा देता हूँ, आपको कोई टेंशन ही नहीं देगी। आपके उधर 1 2 3 यूनिट्स के पूरे 3 यूनिट्स है भाई, पूरे आपके वो कंप्लीट हो गए, थ्योरी एंड टॉपिक्स एंड कॉन्सेप्ट प्लस। अब यहाँ पे मैं आपको अगर ऑब्जेक्टिव करा देता हूँ तब तो नॉर्मल सब चीज़ें, मतलब अच्छे अच्छे से मैं आपकी सब चीज़ें हो जाएंगी। ओके, मैं स्टार्ट करता हूँ। वेब फंडामेंटल्स, डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू, मतलब सिंपल से सिंपल क्वेश्चन है यार, आप बस एक बार देख के जाना। मैं रीड करता हूँ, आप समझते जाओ। वर्ल्ड वाइड वेब का फुल फॉर्म क्या होता है? अरे यार, डब्ल्यू 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 का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब, इसका यूज़ वेब के लिए किया जाएगा। एंड डब्ल्यू 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 किसने इन्वेंट किया? तो मैंने बताया था भाई, टिम बर्नर ली ने। डब्ल्यू 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 किस प्रोटोकॉल का यूज़ करता है? तो एच टी टी पी एंड एच टी टी पी एस। आप दोनों याद करना। वेबसाइट का फर्स्ट पेज क्या कहलाता है? तो वेबसाइट का फर्स्ट पेज हमारा होम पेज कहलाता है। वेब पेज बनाने के लिए कौन सी लैंग्वेज यूज होती है? तो वेब पेज बनाने के लिए HTML लैंग्वेज का यूज किया जाता है। और वेब पेज को एक्सेस करने के लिए क्या यूज होता है? वेब पेज को एक्सेस करने के लिए हम ब्राउजर का यूज करेंगे। गूगल क्रोम क्या है? तो गूगल क्रोम हमारा एक ब्राउजर है। प्लीज डोंट टिक इन सर्च इंजन, दिस इज अ ब्राउजर। DURL का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जो कि हमारे कंप्यूटर में जो ऊपर लिखा होता है HTTPS, यही हमारा URL होता है। MCQ 9 को देखते हैं। वेब सर्वर का मेन काम क्या है? तो ऑल ऑफ दिस, पेज को सॉर्ट करना, पेज को सेंड करना, रिक्वेस्ट सेंड करना, ऑल ऑफ दिस। MCQ, क्लाइंट सर्वर मॉडल में रिक्वेस्ट कौन भेजता है? तो जो क्लाइंट सर्वर मॉडल में रिक्वेस्ट भेजने का काम हमारे क्लाइंट का होता है एंड सर्वर हमें रिस्पॉन्स प्रोवाइड करता है। DNS का पूरा नाम क्या होता है? DNS का पूरा नाम डोमेन नेम सिस्टम होता है। DNS फंक्शन क्या है? तो नॉर्मल नेम्स को IP में कन्वर्ट करना। HTTP में S का मतलब, इसे तो भाई आप कमेंट करके बताओ S का मतलब क्या होता है। एंड ब्लॉग क्या होते हैं? तो हमारे जो ब्लॉग्स होते हैं, आ गया भाई क्वेश्चन। ब्लॉग हमारे ऑनलाइन जर्नल्स होते हैं। एंड न्यूज़ ग्रुप्स क्या होते हैं? तो ये हमारे ऑनलाइन डिसीजंस फॉर्म्स होते हैं। अब HTML पे देखते हैं कि इसके भी टॉपिक्स को। HTML का फुल फॉर्म आपको पता है, मैं नहीं बोलने वाला। HTML किस टाइप की लैंग्वेज है? मार्कअप लैंग्वेज है। HTML डॉक्यूमेंट किस टैग से स्टार्ट होता है? तो HTML डॉक्यूमेंट बोले HTML टैग। ब्राउज़र टैब में टाइटल दिखाने के लिए किसका यूज़ किया जाएगा? कमेंट करो भाई, कमेंट करो। एक बार आंसर को इग्नोर करके आप कमेंट करो इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में। एंड विजिबल कंटेंट टैग में लिखा जाता है C, मतलब बॉडी में। लार्जेस्ट हेडिंग कौन सी होती है? D। सबसे बड़ी हेडिंग H6, नहीं आया सॉरी H1, मुझे लगा कि H6 सबसे छोटी होती है। एंड पैराग्राफ P। मैंने आपको सब चीज़ें भाई एक्सप्लेन करके इतनी सिंपल टर्म्स में ऊपर आपको बता दिया। लाइन ब्रेक के लिए कौन सा टैग यूज़ होगा? तो सिंपल सी है, BR टैग। एंड हॉरिजेंटल लाइन के लिए कौन सा टैग यूज़ होगा? HR टैग। बोल्ड टैग के लिए B टैग। इटैलिक टैग के लिए I टैग। अंडरलाइन के लिए A, मतलब अंडर U। एंड इंसर्ट करने के लिए अगर हमें
इमेज को तो IMG टैग, एंड इमेज लोकेशन स्पेसिफाई करने के लिए SRC लाइक सोर्स उसको बोला जाता है, SRC को सोर्स बोला जाएगा। एंड हाइपरलिंक के लिए एंकर टैग। तो अगर सिंपल सा ये चीज़ें इस तरह की अगर आपने शुरुआत से वीडियो को देखी है तो बहुत ही सिंपल आपको क्वेश्चन मिलेंगे, एंड इसी तरह से आपके क्वेश्चन में भी आएंगे भाई, डोंट वरी। ऑर्डर लिस्ट का टैग क्या है? OL। एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट का क्या है? UL। लिस्ट आइटम के लिए कौन सा टैग यूज होता है? तो आइटम टैग नहीं, लिस्ट आइकन टैग यूज होगा। एंड टेबल क्रिएट करने के लिए कौन से टैग का यूज होगा? टेबल क्रिएट करने के लिए हम टेबल टैग का यूज करते हैं, यहाँ पे टेबल टैग। एंड टेबल रो के लिए कौन सा टैग? तो हमारा TR टैग। टेबल हेडिंग के लिए कौन सा टैग? TS टैग। सुपर स्क्रिप्ट आप बताओ, एंड सबस्क्रिप्ट नॉर्मल है भाई। एंड CSS का फुल फॉर्म कास्केडिंग स्टाइल सेट। HTML क्या प्रोवाइड करता है? तो हमें स्ट्रक्चर ऑफ साइबर एथिक्स की बात करते हैं। नेटक्यूट नेटिक्यूटी का मीनिंग क्या है? तो इंटरनेट को एक्सप्लोर करना। ऑल कैप्स में मैसेज लिखना जनरली क्या माना जाता है? शूटिंग। सॉफ्टवेयर यूज़ करने के लीगल परमिशन को क्या कहते हैं? कॉपीराइट्स। एंड लिनक्स किस कैटेगरी में आता है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स, मतलब फ्री कैटेगरी में। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में मेन सोर्स कोड कैसा होता है? तो वो हमारा अवेलेबल होता है। एंड दूसरे कंटेंट को कॉपी करके अपने में यूज़ करना क्या कहलाता है? तो हमारा पेलीग्राम पेलीग्राइजियम कहलाता है। एंड कॉपीराइट किस चीज़ को प्रोटेक्ट करता है? कॉपीराइट क्रिएटिव वर्क्स को कंट्रोल करता है। MCQ डिजिटल डिवाइड्स का मतलब क्या है? टेक्नोलॉजीज एक्सेस गैप। एंड ई कॉमर्स का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। एंड यहाँ पे सिक्योर ऑनलाइन कम्युनिकेशन के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ होता है? तो वो हमारा D प्रोटोकॉल यूज़ होता है, मतलब कि HTTPS। एंड यहाँ पे हमने कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देख लेते हैं। www HTTP HTTPS DNS HTML स्ट्रक्चर लिस्ट टेबल फॉर्म्स इमेज टैग हाइपरलिंक CSS नेटक्यूट एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर लाइसेंस IPR कॉपीराइट पैलिस्ड्रम एंड डिजिटल डिवाइड ई कॉमर्स सिक्योरिटी। सो यहाँ पे आप लोग की सारी चीज़ों को मैंने एक्सप्लेन कर दिया। आपको किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत होती है आप डायरेक्ट मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज सपोर्ट। थैंक यू।